जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड्स ऑफ बुल्स एंड बियर्स। और उम्मीद है कि आप लोग ये करेक्शन को भी एंजॉय कर रहे होंगे, जहां पे इतना अरसा जो है, इतने वीक्स जो है आप लोगों ने रैली को एंजॉय किया है। रैली में आपने काफी पैसे भी बनाए हैं। तो हमने लास्ट वीक के अंदर आप लोगों को थोड़ा सा बता भी दिया था कि करेक्शंस अहेड और आप थोड़ा सा एहतियात कर लें। और इस वीक पूरा यही हुआ है कि मार्केट जो है काफी नीचे भी आई है। और उसमें आप लोगों ने जो लोग कैश पे आ गए थे, या हमने जो सजेशन की थी कि कम से कम आप 25% कैश या 50% कैश पे आ जाओ, तो उसमें आप लोगों के लिए काफी बेहतरी हो गई होगी। जितने स्टॉक्स हैं वो काफी हद तक नीचे आ गए हैं। तो अभी भी खैर काफी लोगों के हमें मैसेज आए, बहुत से लोग फिर भी घबरा जाते हैं, हालांकि हमने पहले से बताया हुआ कि घबराना नहीं है। करेक्शंस आती रहेंगी, आगे भी पूरा साल जो मार्केट आपकी परफॉर्म करेगी ऊपर तो जाएगी, लेकिन साथ साथ करेक्शंस इसके ड्यू रहेंगे। ठीक है, तो ये हमेशा ज़हन में रखना चाहिए। और दूसरी बात, हम ये हमेशा से कहते आते हैं कि दिस इज अगेन प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी में आपको अच्छे स्टॉक्स रखने चाहिए, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज भी रखनी चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए। यू आर इन्वेस्टिंग एज अ ओनर एज वेल। और जब आप एज एन ओनर आप किसी जगह इन्वेस्ट करते हो, तो आप उसकी प्राइस को बार बार चेक नहीं कर रहे होते हो। आपने उसके ऊपर एतमाद किया होता, कॉन्फिडेंस रखा होता कि ये स्टॉक्स ऊपर जाएंगे। जो मैंने भी कुछ कॉल्स जो लास्ट 2 सेशंस पहले मैंने बताई थी, उनमें से कई ऐसी कंपनीज हैं जो अभी भी बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रही हैं। एंग्रो को आप देख लो, डीलिस्ट तो हो गया, लेकिन एंग्रो होल्डिंग्स के नाम से जो कंपनी अब आपको नजर आ रही है, वो काफी तेजी से ऊपर जा रही है। इसी तरीके से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो मैंने शेयर बताया था, वो 22 रुपए का था जब मैंने रिकमेंड किया था। वो दैट वेंट अप टू 36, और अब थोड़ा सा करेक्ट करके वो 30 के पास है। तो 70% ऊपर जाने के बावजूद भी इस टाइम वो 40% प्रॉफिट पे है। मरी ब्यूरी एक और स्टॉक है जिसमें मैंने मेंशन किया था, इस टाइम पे भी तकरीबन 600 के पास था। अब तकरीबन 700, आई थिंक 700 के पास है। तो अगेन काफी जबरदस्त उसमें भी आपको रैली नजर आई है। और यही वजह है कि अगर आप कंपनी स्ट्रॉन्ग पिक करेंगे तो आप घबराएंगे नहीं। आपको पता है कि ये आगे जाके इसके फंडामेंटल्स भी स्ट्रॉन्ग रहेंगे और हालात भी बेहतर रहेंगे। चले थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू फराज भाई। फराज भाई कैसे हैं हम, और थोड़ा सा अपडेट देते हैं। जी अल्लाह का शुक्र अमार, ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल आपने जो बातें की बिल्कुल सही है, और हमने ऑलरेडी पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि करेक्शंस हैं 50% कैश पर आ जाएं। सो अब लोगों को एहसास हो रहा होगा कि 50% कैश की क्या इंपॉर्टेंस है। खैर अभी जब हम 100 इंडेक्स को रिव्यू करेंगे फिर बताएंगे कि वो 50% कैश आप कब यूटिलाइज करनी है, उसको करनी भी है अभी या नहीं करनी है, थोड़ा और वेट करेंगे। सो अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं फिर बताते हैं। अभी मैं ये बता दूं आप लोगों को कि लास्ट वीक हमने अपने बुल्स एंड बेयर्स के स्टैट्स शेयर किए थे आप लोगों से। पीएसएक्स के स्टॉक्स के हमने टोटल 62 कॉल्स दी थी, 51 क्लोज हो गई थी। हमारा विन रेट 93% का था। जो ओपन ट्रेड्स थी वो भी हमने रिव्यू करके कह दिया था कि यहाँ पे अगर प्रॉफिट्स बुक करने हैं तो बुक कर लें। 6-7 अच्छी ट्रेड्स थी जो प्रॉफिट्स में चल रही थी। सो ओवरऑल 100 इंडेक्स का या पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का हमारा जो स्टैट्स थे बुल्स एंड बेयर्स के, जब से हमने ये शुरू किया है तो वो फिनोमिनल थे। 93% विन रेट आ रहा था। फिर मैंने आप लोगों से कहा था कि हम आपसे जो इसी शो के ऊपर हम जो फॉरेक्स और गोल्ड और कमोडिटीज़ और इसके अलावा जो हम क्रिप्टो के स्टैट्स या कॉल्स शेयर करते हैं, सिग्नल्स देते हैं, उनके स्टैट्स देखेंगे। तो हमने कोई 28 कॉल्स दी हैं, 28 क्लोज हुई हैं, सिर्फ 4 के एसएल्स हिट हुए। विन रेट इज़ 86%, और इसमें क्रिप्टो की हमारी मेरे ख्याल में 99% विन रेट है। कुछ फॉरेक्स के एसएल्स हिट हुए क्योंकि फॉरेक्स हमेशा से मैं कहता हूँ कि कॉम्प्लेक्स मार्केट है, लेकिन ओवरऑल स्टैट्स जो है अमेजिंग है। अच्छा, अब गोइंग फॉरवर्ड यहाँ से एक और मेजर अनाउंसमेंट है। अब से बुल्स एंड बेयर शो आप लोगों को जो मिलेगा वो तकरीबन थर्सडे को अपलोड हुआ करेगा। हम रिकॉर्ड फ्राइडे को करेंगे, लेकिन प्रीमियम पे ये जा रहा है। और जो ज़र प्रीमियम के सब्सक्राइबर्स हैं उनको ये पहले देखने को मिल जाएगा सैटरडे को ही, और बाकी यूट्यूब पे जो अपलोड होगा वो फिर थर्सडे को अपलोड हुआ करेगा। इसका ये मतलब है कि इस दफ़ा आपका 11 जैन को यूट्यूब के ऊपर अपलोड हो जाएगा, और 23 ऑनवर्ड थर्सडे को फिर ये अपलोड हुआ करेगा कुछ लैग के साथ। सो चलिए मजाक में कह देता हूँ चिलगोज़े नहीं भेजे, उसकी सज़ा मिल रही है आप लोगों को। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। खैर सो ये प्रीमियम पे लाने का एक रीज़न इसकी ये भी थी कि बहुत सी कॉल्स हमारी ऐसी होती थी कि हम खुद भी नहीं ख़रीद पाते थे, वो सर्टेन लेवल्स और ऊपर चले जाते। तो मेरे ख्याल में एक एडवांटेज होना चाहिए कहीं ना कहीं जो ज़रा सीरियस इन्वेस्टर्स हैं या क्लाइंट्स हैं या ट्रेडर्स हैं उनके लिए, कि जो हमारी सजेशंस आ रही हैं, कॉल्स, रिकमेंडेशंस आ रही हैं,
सो उनको पहले मौका मिलना चाहिए। सो ये है अमार, मेरी तरफ से एक वो अनाउंसमेंट भी थी। और क्या कहते हैं, बाकी आप बताएं मैक्रोस फंडामेंटल्स 100 इंडेक्स पाकिस्तान के क्या चल रहे हैं? ये करेक्शंस आ रही हैं, कोई बड़ी खबर तो नहीं है ऐसी, कोई बुरी न्यूज़ तो नहीं है जिसकी वजह से करेक्शंस आ रही हैं? चलें, लेट्स मूव ऑन टू और मैक्रो इकोनॉमिक्स। पहले इसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद आज का जो सेक्टर होगा इंशाल्लाह वी विल कवर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की कंपनीज, और काफ़ी हद तक लोगों को पसंद भी है, म्यूचुअल फंड्स का फेवरेट भी है, तो उसमें काफ़ी डिटेल है, तो उसमें भी हम काफ़ी चीज़ों को कवर करते हैं। तो सबसे पहले लास्ट वीक, अच्छा ये दिस वीक लिखा गया है, लास्ट वीक का है ये। अगर डेवलपमेंट्स लास्ट वीक की देखी जाए तो तकरीबन KSE 100 की हमने बात की थी, कैलेंडर ईयर के अंदर पूरे साल के अंदर 84% इसने परफॉर्म किया है। ये बेस्ट परफॉर्मिंग ईयर रहा है आफ्टर, मतलब पिछले 2002 के बाद से जितने साल देखें तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग इसकी परफॉर्मेंस है। इन्फ्लेशन जो है वो तकरीबन हमारी 4.1% पे आ चुकी हुई थी, हमने बात की थी। रियल इंटरेस्ट रेट जो है आपका तकरीबन 9% के पास है, 8.9% है। इसका मतलब क्या है कि आगे जो है फर्दर कट्स भी एक्सपेक्टेड है, और जैसे ही फर्दर कट्स होंगे तो अगेन बिजनेस कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा है, बिजनेस के लिए अच्छा है, और आगे जाके हमारी जो स्टॉक मार्केट है उसके लिए बहुत फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो सकता है। रिफाइनरी जो है वो हमारी अपग्रेडेशन जो एग्रीमेंट हुआ था ओगरा का, वो ड्यू था। खैर उसकी न्यूज में फॉलो नहीं कर पाया, लेकिन आई थिंक कि ये भी काफी हद तक अभी ये पेंडिंग है। आगे मेरे ख्याल से एक आध हफ्ते में ही आ जाएगा। बैंक्स एडिशनल इनका 15% जो टैक्स लगाया जा रहा था ADR के ऊपर, वो खत्म कर दिया गया है, और न्यू इनकम टैक्स जो था वो इंक्रीज किया गया है 39 to 44%। तो ये लास्ट वीक के अंदर ही मैंने सारी डिटेल्स आप लोगों को बताई थी। इस दफा अगर देखा जाए तो कुछ सिनेरियो ऐसे हैं कि करंट अकाउंट थोड़ा सा हमारा इस दफा डेफिसिट में आया, तो तकरीबन 2.4 बिलियन, जहां पे काफी हद तक सरप्लस चल रहा था, तो इस दफा थोड़ा सा ये डेफिसिट वाली साइड पे इतनी घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड हमें अगेन करंट अकाउंट अपने सरप्लस में रखना चाहिए, यानी कि जीरो के पास पास होना चाहिए। FBR का जो टैक्स है वो तकरीबन इस दफा रेवेन्यू 5.6 बिलियन के पास अचीव किया गया है। ये थोड़ा सा अपने टारगेट से शॉर्टफॉल में है। अगेन हमें टैक्स के ऊपर गवर्नमेंट को थोड़ा सा इंसेंटिवाइज कुछ ना कुछ काम करना चाहिए, ज्यादा टैक्स देना इकट्ठा करना चाहिए, और सिटीजन्स को भी ज्यादा से ज्यादा टैक्स देना चाहिए, ताकि मुल्क के अंदर जो है उसकी एक्सपेंडिचर हो, खर्चे वगैरह हो, खर्चा होगा तभी आपकी डेवलपमेंट्स आगे चलेंगी। नेक्स्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने एक $200 मिलियन का एग्रीमेंट किया है विद ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, फॉर पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट्स। इसी वीक के अंदर ये एग्रीमेंट हुआ है। नेक्स्ट जो है स्टेट बैंक के जो रिजर्व्स हैं वो तकरीबन थोड़े से डिक्लाइन हुए हैं, $143 मिलियन, और इस टाइम पे $11.7 बिलियन के ऊपर आपके रिजर्व्स मौजूद हैं, विच इज अगेन वेरी गुड फॉर अस। और इंपोर्ट कवर जो है तकरीबन आपकी 2.7 मंथ्स पे जा चुकी है। दिस इज अगेन क्वाइट हाई, जो कि पिछले आज से कोई 2-3 साल पहले कुछ आपके पास 30-40 दिन के रह गए थे इंपोर्ट कवर, और अब जो है वो 2.7 मंथ्स पे ऊपर जा चुके हैं। सीमेंट जो है वो डिस्पैचेस, सीमेंट की सेल जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, 2% जो है वो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज नजर आया, और एक्सपोर्ट्स थोड़ी काफी हद तक बढ़ रही हैं। तो तकरीबन 32% कंपनीज के सीमेंट्स की कंपनीज की एक्सपोर्ट बढ़ी है। खास तौर पे जो आपके साउथ के प्लांट्स हैं वो ज्यादा एक्सपोर्ट्स करते हैं, तो एक्सपोर्ट्स वहां पे अगर आप देखो तो ये कुछ सेल्स के वॉल्यूम जो है आपके वहां से भी एक्सपोर्ट से भी आ रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं पीई आपकी। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज मेंशन करूँ, प्राइस अर्निंग जो है इस टाइम पे जो हमारी मार्केट है, और जो प्राइस बुक वैल्यू है, ये अगेन जो मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स होते हैं जिसमें आप ये वैल्यूएशन देखते हैं कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन है एज कंपेयर टू हिस्ट्री या एज कंपेयर टू अदर पीयर्स, यानी कि आपके जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उसके मुताबिक जो है रिलेटिव कितनी है। तो इस टाइम पे तकरीबन प्राइस अर्निंग आपकी 67% डिस्काउंट पे है, और प्राइस बुक जो वैल्यू है वो 42% डिस्काउंट हुआ एज कंपेयर टू द नेबरिंग कंट्रीज। तो यहाँ पे भी अभी भी आप ये चीज को अंदाजा लगाएं कि आगे जो है हमारे इकोनॉमिक सारे फैक्टर्स बिल्कुल ठीक है। अगेन मार्केट हमारी चाहे टेक्निकल की बेस पे थोड़ा बहुत नीचे आए भी, लेकिन हमारे फंडामेंटल्स आर इंटैक्ट, और आगे जाके भी हमारे हालात कुछ बेहतर भी रह सकते हैं। अगेन लास्ट एंग्रो डीलिस्ट हुआ फ्रॉम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज विद द फॉर्मेशंस ऑफ एंग्रो होल्डिंग्स। तो अब एंग्रो होल्डिंग्स बन गया है, और अब अगर आप एंग्रो को नहीं परचेज कर पाए थे तो अब आप एंग्रो होल्डिंग्स को भी परचेज कर सकते हैं। और जो ऑटो वॉल्यूम्स हैं, मुझे लास्ट 1 ईयर के अंदर तकरीबन 50% ईयर ऑन ईयर इसमें इंक्रीज आया। मंथ ऑन मंथ थोड़ा सा डिक्लाइन था, इसमें 8% का डिक्लाइन था, लेकिन ईयरली अगर आप देखें तो अच्छी खासी ऑटो की सेल्स
ऊपर जा रही हैं। ये हम बहुत अरसे से मेंशन कर रहे हैं कि ऑटो सेक्टर में आपकी गाड़ियां ज्यादा बिकेंगी, ज्यादा गाड़ियां बिकेंगी तो जाहिर सी बात है कंपनीज को वहां पे भी फायदा होगा। स्टॉप। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया द बुल्स एंड बीएस शो देखने का। अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का फॉर्मेट देखें जहां पे अमार फंडामेंटली कंट्री की पोजीशन बताते हैं कि क्यों आपको स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड चेरी ऑन टॉप फराज आपको वो कंपनीज बताते हैं कि क्यों उन कंपनीज में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और बाय द वे जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो आपके सामने है। अब ये चीज आप खुद भी कर सकते थे अगर आप दुनिया के किसी कोने में भी बैठे हुए हैं और खास तौर पे पाकिस्तान में, और आपको अभी भी समझ नहीं आ रही कि स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट कैसे करते हैं, तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड प्लीज टेक द कोर्सेज ऑफ फराज एंड अमार विच आर अवेलेबल एट sarmaya.pk। इन कोर्सेज से आपको समझ आएगी कि आपका अपना पैसा भी ग्रो कैसे हो सकता है। सो प्लीज डू लुक एट sarmaya.pk कोर्सेज एंड बिकम फाइनेंशियली हेल्दी। अच्छा, इसके अलावा मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे शेयर भी करता चलूँ, हमारी जो ट्रेनिंग है फंडामेंटल्स ऑफ कैपिटल मार्केट वो क्लोज हो चुकी हुई है। तो जिन लोगों ने रजिस्टर कर दिया, आई विल इंशाल्लाह आप लोग काफी ज्यादा चीजें सीखेंगे। जिस तरीके से हम कंपनीज को पिक करते हैं, जिस तरीके से हम अपने एनालिसिस करते हैं, आप लोगों ने देखा है हमारे स्टूडेंट्स के बेहतरीन माशाल्लाह रिटर्न्स भी आ रहे हैं। खुद से वो एनालिसिस करते हैं, खुद से कंपनीज को पिक करते हैं और अगेन जो रिजल्ट्स हैं दोज आर फिनोमिनल। अच्छा, ये चीज सिर्फ पाकिस्तान मार्केट तक महदूद नहीं है। ये चीज अगर हम सिमिलर कॉन्सेप्ट अगर इंटरनेशनल मार्केट्स पे भी लगाएंगे, मैं अपना जो मॉडल है जो रन करता हूँ इन्वेस्टर जीनी के नाम से जो मॉडल है, वो सारी दुनिया की जितनी भी कंपनीज है वहां सारी जगहों पे अप्लाई होता है। तो लेट मी जस्ट शेयर यू जो कि मेरी यूएस की मार्केट है, वहां पे भी मैंने यही चीज को अप्लाई किया। और अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरे पास जो टॉप पिकिंग्स आ रही थी, यानी कि टॉप 10% यहाँ पे मैंने सेलेक्ट की हुई है। तो उसके अंदर सम ऑफ दीज कंपनीज दैट आर कमिंग आर, एक एएनएसएस है, एक काम के नाम से है, एनवीडिया है। ये एनवीडिया सबको पता है कि एक बहुत बेहतरीन स्टॉक है। पीएलटीआर ये एक कंपनी है। तो ये कुछ मेरे पास यहाँ पे शेयर्स आ रहे हैं जो कि टॉप 10% में है। अगर इसी को मैं थोड़ा सा ज्यादा 20% में मैं करूं तो ये मुझे इससे भी ज्यादा कंपनीज यहाँ पे नजर आएंगी। लेकिन अगेन इसमें मेटा भी आ जाता है, काफी मशहूर कंपनी है, फिर आपका नेटफ्लिक्स आ जाता है। तो ये अच्छी अच्छी कंपनी इसमें मौजूद है। तो मैं थोड़ा सा आपको रिजल्ट्स यहाँ पे दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिले कि किस तरीके से ये रिजल्ट्स इनके नजर आ रहे हैं। अगर यहाँ पे मैं आपको पीएलटीआर का दिखाऊं, सो ये काफी हद तक लोगों को नहीं पता, एनवीडिया का काफी मशहूर है, एनवीडिया का पता है। सो ये देखें, ये है पीएलटीआर। ये कोई एक साल पहले मेरे पास स्टॉक आ रहा था तकरीबन 23 के पास, और इस टाइम पे ये तकरीबन 68 के पास है। इसी तरीके से एनवीडिया जो है तकरीबन सबको पता है। एक साल पहले भी कई स्टूडेंट्स मेरे से पूछते रहे थे कि ये हम बाय करें, ये बहुत महंगा हो गया है, और फिर उसके बाद भी इसकी परफॉर्मेंस ये साथ साथ जाती है। बल्कि ये दिस इज मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन जिसको दुनिया में इस टाइम ये एक वाहिद स्टॉक है जिसने सबसे ज्यादा रिटर्न्स इस टाइम अपने इन्वेस्टर्स के लिए दिए हैं। ऑलमोस्ट 140 तक ये जा चुका है। आज से 2 साल के पहले ये तकरीबन 13-14 पे था। तो 10 गुना का गेन यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है। यही चीज हम सऊदी अरब की मार्केट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। यही चीज आपको रिजल्ट्स बाकी ओवरऑल नजर आ सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़े से इसके रिजल्ट्स भी दिखा देता हूँ। सो लेट मी जस्ट शेयर माय नैस्डैक की परफॉर्मेंस। अगर आप यहाँ पे देखें, ये अगेन जो लास्ट जो टॉप 10% है उसने तकरीबन एक साल के अंदर 113 की परफॉर्मेंस दी है, जहां पे नैस्डैक ने तकरीबन 34% की परफॉर्मेंस है इसकी। अच्छा, अगर मैं टॉप 20 में चला जाऊं तो ये तब भी मेरे रिटर्न्स बहुत ही फिनोमिनल है, तकरीबन ऑलमोस्ट 46% का रिटर्न है। और अगर एक पूरे साल को देखा जाए तो तकरीबन 34% नैस्डैक का है। ये चीज को जेहन में रखिएगा कि इंटरनेशनल बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स जो है वो इतना मार्केट को बीट नहीं कर पाते, जो टेक्निक्स मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। और अगेन मेरे स्टूडेंट जो है वो रिजल्ट आप लोगों को जो शो कर रहे हैं काफी बेहतरीन, हम मार्केट को बीट कर रहे हैं। और यही चीजें जो है अगर आप खुद सीख लें तो आपके लिए भी इन फ्यूचर हमेशा के लिए एक स्किल रह जाती है। चले, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अभी सेक्टर के ऊपर हम एनालिसिस करते हैं। वापस चलते हैं फराज भाई की तरफ। तो फराज भाई, अगर आपके पास कोई मार्केट के ऊपर अपडेट्स वगैरह हैं तो काइंडली शेयर। बिल्कुल है हमार। अच्छा, 100 इंडेक्स का आउटलुक देख लेते हैं टेक्निकल। इससे पहले हम लास्ट 2 वीक से मैं आप लोगों को हिंट दे रहा था, बल्कि डायरेक्टली आके स्ट्रेट अवे बोला कि यहाँ पे करेक्शंस आ सकती हैं, और हमने देखा है पूरे हफ्ते मार्केट करेक्ट होती रही और हर एक स्टॉक में 20 से 25% आप लोगों ने देखिए डाउन साइड नज़र आई होगी ऑलमोस्ट। राइट नाउ अब क्या स्टेटस है, और जिन लोगों को मैंने ये कहा था कि 50% कैश पे आ जाए, मुझे उम्मीद है कि वो आ गए होंगे और अब वो फ़ायदा उठा सकते हैं उस कैश का।
राइट नाउ हम अपने पॉइंट्स टेबल देख लेते हैं बुल्स एंड बेयर्स के। मेरे पास 4 इंडिकेशंस बुल्स की हैं और 3 बेयर की हैं। इसका मतलब है मेरे पास फिर से बुल्स का वेट थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है। इसका ये मतलब है कि इस हफ्ते हम बाइंग साइड पे दोबारा जा सकते हैं। सो 50% कैश को हम यूटिलाइज करेंगे। किन स्टॉक्स में करेंगे वो अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिएगा जो मेरा एक बेयरिश डाइवर्जेंस थी एसटीओ के ऊपर वो सिंक हो गई। शूटिंग स्टार स्टिल इंटैक्ट वहीं पर ही है। डाइवर्जेंस आरएसआई वॉल्यूम्स के ऊपर अभी पूरी तरीके से सिंक नहीं हुई, लेकिन हो जाएगी उम्मीद है आगे जाके। यहाँ पे जो पॉइंट मैं डिस्कस करूँगा, आज हम सारा दिन अपनी कम्युनिटी में इसको बड़ा क्लोजली वॉच करते रहे हैं, वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है डेली टाइम फ्रेम की 21। यहाँ पे देखिएगा मार्केट नीचे आई, इसको टेस्ट किया, फिर बाउंस कर गई, फिर दोबारा ये वाली बाउंस 26 नवंबर को मैंने हाईलाइट किया था कि करेक्शन आएगी, उसने इसी को टेस्ट किया और फिर बाउंस कर गया। उसके बाद सेकेंड लास्ट वीक ऑफ दिसंबर जिसमें मैं कहा था कि थोड़े कैश पे रहें 25%, सो यही हुआ। अगेन EMA 21 को जाके इसने टेस्ट किया, फिर बाउंस कर गया। राइट नाउ इस टाइम आज जो क्लोजिंग आई है वो तकरीबन आपकी 600 पॉइंट्स प्लस मार्केट बंद हुई है। अगेन सारा दिन EMA 21 को मार्केट टेस्ट करती रही है और अभी आखिर में जाके सेकेंड हाफ में इसने एक अच्छा साइन दिखाया है जो कि ग्रीन कैंडल के साथ ऊपर इसने मार्केट को क्लोज किया है। OGDC PPL MTL वगैरह में बाइंग नज़र आई है। सो मेरे पास बुल्स के वेट थोड़े ज़्यादा हो गए हैं राइट नाउ। इसका ये मतलब है हम बाइंग की तरफ जाएंगे। कौन से स्टॉक्स चूज करने हैं वो अभी थोड़ी देर में मैं बताता हूँ आपको। सेकेंडली यहाँ पे कुछ सजेशंस मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा या कोई डिस्कस करते हैं। मैंने ये देखा कि ये जब मार्केट करेक्ट हो रही थी तो बहुत से लोग पैनिक में थे, तो मैं उनको कुछ बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप ये बताएं कि आपका ट्रेड प्लान था क्या, आप हैं कौन। अपना नाम नहीं बताना कि मैं शाहिद आफरीदी हूँ या मेरा नाम अब्दुल कादिर है। आप ये देखें आप इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वही अभी मैं बातें मैं जो डिस्कस करूँगा आपसे, खुद अपने ऊपर सेल्फ एनालिसिस करें कि आप करना क्या चाह रहे हैं। सही, ट्रेड प्लान आपका सबसे पहले आपके लिखा होना चाहिए, पेन डाउन होना चाहिए आपकी नोटबुक पे, आपके नोट्स में कहीं ना कहीं कि आप ये पर्टिकुलर स्टॉक क्यों खरीद रहे हैं। सही है। अब अगर फ़र्ज़ करें आप बुल्स एंड बेयर्स में जो कॉल्स हम दे रहे हैं आप इसको अगर फॉलो कर रहे हैं तो इसमें प्रॉपर एक स्टॉप लॉस प्लान है, प्रॉपर एक टारगेट प्राइस है, प्रॉपर एक एग्जिट प्लान है। सही है। सो अगर आप उसको ट्रेड प्लान को फॉलो कर रहे हैं, अगर आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ, सही है, तो इसका ये मतलब है कि ट्रेड इंटैक्ट है। फिर मार्केट में करेक्शन भी आ रही है तो आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि आपने एक पर्टिकुलर स्टॉक का स्टॉप लॉस रख के डिफाइन करके अपना रिस्क डिफाइन कर दिया कि मैंने इस पर्टिकुलर ट्रेड के ऊपर 10,000 का लॉस करना है या 20,000 का करना है, जो आपकी रिस्क एपेटाइट है। सेकेंडली, अगर आपने कोई हमारी वीडियो लास्ट वीक्स में देखी है जिसमें हमने कुछ सजेशंस दी थी आपको कि अगले साल ये वाले स्टॉक्स परफॉर्म कर सकते हैं, अब वो ट्रेड आपकी पूरे साल की है। सही है। तो अगर आपने 26-27 दिसंबर को वो स्टॉक्स खरीदे हैं, आज जुम्मा 8 दिन हुए, तो आप क्यों फिर परेशान हो रहे हैं। आपका प्लान क्या था, ईयरली प्लान कि ये ईयर में पूरे एक साल में मुझे 20%, 30%, 40% के रिटर्न दे के जाएगा तो फिर मैं बुक करूँगा। अब अगर वो स्टॉक थोड़ा सा नीचे आ रहा है, क्या कंपनी बंद हो गई है, अपने आप से सवाल पूछें। क्या मार्केट ख़राब हो गई है, अपने आप से सवाल पूछें। जो आपका ट्रेड प्लान था आप उसको फॉलो करें। सही है। नॉइस पे ना जाएं। करेक्शंस आती हैं, रेड मार्केट्स होती हैं, मैंने पहले भी बताया था। सो आपको पता होना चाहिए आपका ट्रेड प्लान क्या है। सेकेंडली, आप में से बहुत से हमारे फॉलोअर्स ऐसे हैं जो पूरी हमारी वीडियोस देखकर आ रहे हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान्स क्या होते हैं। जैसे लाइक भाई की पूरी सरमाया एक्सप्लेन, बहुत ज़बरदस्त गाइडेंस उनकी तरफ से आ रही होती है आप लोगों को। सो अगर आप उनको फॉलो कर रहे हैं या आप किसी को भी फॉलो कर रहे हैं जो आप एक लंबी जर्नी की शुरू किया आपने इन्वेस्टमेंट की, सो 8 से 9 दिन के अंदर आप कैसे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं जबकि आप प्लान कर रहे हैं 5 साल, 10 साल या लाइफ टाइम का। सो आपने अपने आप से सवाल पूछ रहे हैं। और जो इन्वेस्टमेंट प्लान्स होती हैं आपकी लॉन्ग टर्म स्टॉक्स के ऊपर, वो टोटली डिपेंड करते हैं मैक्रोस के ऊपर और फंडामेंटल्स के ऊपर, कंपनी के फंडामेंटल्स और पूरे मुल्क के आपके मैक्रो इंडिकेटर्स जो अमार यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। बार बार आके हम लोग सबसे पहला सेगमेंट ही वो करते हैं कि मुल्क के क्या हालात हैं। अभी जैसे 5 मिनट पहले अमार ने डिस्कस किया कि ऑल इज़ गुड, सब कुछ ठीक है, अभी आपको एग्जिट नहीं लेना। अब फ़र्ज़ करें अगर आपको अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान से एग्जिट लेना है, कब लेंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जब आपके इंटरेस्ट रेट दोबारा बढ़ना शुरू हो जाए, जैसे हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया है, जब आपके करंट अकाउंट डेफिसिट ख़राब होना शुरू हो जाए, जब आपके मुल्क में स्टेबिलिटी ना हो,
फिर आप जाएंगे उस तरफ कि यार हाँ मुझे अपने स्टॉक से या म्यूचुअल फंड से निकल के लो रिस्क फंड्स में जाना है। सही है, तो आपका इन्वेस्टमेंट प्लान ये था। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया है 10 साल के लिए, अभी ये 5 दिन मार्केट करेक्ट हुई है, दिन रात मैसेजेस और दिन रात पैनिक भरी पड़ी है पूरी पाकिस्तान में कि स्टॉक मार्केट का बुरा हाल है। भाई अगर आपने प्लान किया है कि 10 साल का प्लान है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैं 5 दिन के अंदर 6 दिन के अंदर वो रिटर्न्स ले लूँ। सही है, तो इन दोनों का डिफरेंस आपको बहुत क्लियर पता होना चाहिए कि स्विंग ट्रेडिंग या टेक्निकल एनालिसिस की बेस के ऊपर आप ट्रेड्स ले रहे हैं तो उसमें रिस्क मैनेजमेंट क्या है। सेकेंडली, अगर आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं और आप सिप के ऊपर मॉडल पे चल रहे हैं, हर महीने आप कुछ ना कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर आपको ये देखना ही है कि इंडेक्स कहाँ पर है या मार्केट कहाँ पर है, फिर तो आपका प्लान कुछ और है। सो आपने ये जो 2 जोन्स डिफाइन किए हुए हैं इन्वेस्टमेंट प्लान के और ट्रेड प्लान के, इन दोनों को आपने सेपरेट करना है। अगर आप ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू कोई ट्रेड पिक कर रहे हैं और उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया और आप ये कह रही हैं तो मेरी लॉन्ग टर्म ट्रेड है, बहुत गलत अप्रोच है, आप कभी पैसे नहीं बना सकेंगे। और अगर आप इन्वेस्टर हैं और ये इस उम्मीद से आए थे कि मैं 5 साल तक इस कंपनी को होल्ड करूंगा और टेक्निकल एनालिसिस की बेस के ऊपर स्टॉप लॉस हिट करा रहे हैं, अगेन बहुत गलत अप्रोच है। सो एक दूसरे की जोन में जब आप जाएंगे, आप कहीं स्टैंड नहीं करेंगे, आप हमेशा लॉस करेंगे। तो सबसे पहला काम आपने खुद से क्या करना है कि जाएं, शीशे के सामने खड़े हो जाएं और देखें और अपने आप से बात करें। ऊंची आवाज में बात नहीं करना, दिल में बात करनी है। ऊंची आवाज में करेंगे लोग कहेंगे आप बहकी बहकी बातें कर रहे हैं जब से स्टॉक्स में आए। सो शाहरुख खान बन जाए डर मूवी के, मिरर के सामने खड़े हो जाएं और अपने आप से पूछें कि आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं या इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहे हैं, फिर जाके उस प्लान को फॉलो करें। सही है, ये नहीं करना कि इधर से कॉल्स ली और इन्वेस्टमेंट प्लान पे चले गए, इन्वेस्टमेंट प्लान पे आए तो स्टॉप लॉस पे चले गए। इसकी एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ। अच्छा, दोनों अच्छे रिजल्ट्स देती हैं, दोनों प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजीज हैं। द कंडीशन इज कि आप डिसिप्लिन रहें, आप फोकस रहें और आप अपने ट्रेड प्लान्स के ऊपर स्टैंड करें। अगर आप स्विच करते रहेंगे, हॉप करते रहेंगे एक दूसरे में, तो फिर आप कभी भी कहीं स्टैंड नहीं करते। मैं आज अपनी कम्युनिटी में एक चीज़ डिस्कस कर रहा था। 2021 मई सितंबर में जब मार्केट नीचे आ रही थी तो मेरे क्लाइंट थे, उनके पास काफ़ी ज़्यादा लकी सीमेंट पड़ा था और मैंने उनसे कहा कि सर ये ब्रेक हो रहा है, ये हाई लो 790s वाला, तो बेहतर है आप इससे एग्जिट कर जाएं, ये आपको फिर नीचे हम 500 पे ले लेंगे, हमें कोई 35% का डिस्काउंट रेट उस पर मिल जाएगा, हमारे नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। उन्होंने कहा फराज मैंने बेचना ही नहीं है इसको, मैंने लिया ही इस नीयत से था कि मैं इसको कभी ज़िंदगी भर नहीं बेचूं। अच्छा, अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि फराज ठीक था और वो साहब गलत थे। मेरा ये मानना है कि दोनों अपनी जगह ठीक थे। क्यों? क्योंकि जो 500 पे आया मैं ठीक हो गया, उसके बाद जो उनका प्लान था कि मैंने ज़िंदगी भर इसको नहीं बेचना, वो नीचे आया 350 तक, उसके बाद ये दोबारा बढ़ के आज तकरीबन 1200 1250 से ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। इतने टाइम में उन्होंने उससे डिविडेंड भी ले लिया और उन्होंने मुझे कहा कि मैंने 2014 में कोई 350 रुपये का लिया था और मैंने इस नीयत से लिया था कि मैं इसको नहीं बेचता। अब 10 साल की इन्वेस्टमेंट प्लान के ऊपर वो प्रॉफिटेबल है। उन्होंने जो नीयत की, उन्होंने जो ट्रेड प्लान अपने लिए एग्जीक्यूट किया, वो इन्वेस्टमेंट प्लान था और वो उसके ऊपर स्टैंड रहे। सही है, वो और बात है कि बीच में मैक्रोज ख़राब हुए, मुल्क के हालात ख़राब हुए, वो अपनी जगह पे रहे। लॉन्ग रन में एक अच्छी कंपनी आपको अच्छे रिजल्ट्स दे जाती है। अब अगर यही ट्रेड आप टेक्निकल्स के ऊपर कर रहे होते, सो हो सकता है आपको थोड़े नंबर ऑफ शेयर्स आपके ज़्यादा बढ़ जाते, क्योंकि आप डिस्काउंट के ऊपर कुछ ज़्यादा शेयर्स बाय बैक कर लेते। दोनों स्ट्रैटेजीज अपनी जगह ठीक हैं, दोनों स्ट्रैटेजीज प्रॉफिटेबल हैं। आप खुद कहाँ स्टैंड करते हैं, आप अपने आप से सवाल पूछें कि मेरा ट्रेड प्लान क्या था। सो ये फ़र्क है आपकी टेक्निकल्स के ऊपर जब आप स्विंग ट्रेड्स कर रहे होते हैं, ये फ़र्क है आपके फंडामेंटल्स के ऊपर जब आप मैक्रोज और कंपनी के फंडामेंटल्स को देखते हुए ट्रेड पिक कर रहे होते हैं। सो एक दूसरे में जब आप जाएंगे और आपको पता ही नहीं आप स्टैंड कहाँ करते हैं, तो हमेशा इसी पैनिक में रहेंगे जो पिछले 4-5 दिन से मैं देख रहा हूँ कि परेशान है। बहुत से लोग म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, और 4 दिन की छोटी सी करेक्शन 4-5% के ऊपर ऐसे पैनिक कर रहे हैं कि अल्लाह रहम करे कि क़यामत आ गई हो। सो ये चीज़ आप लोग जो है इस चीज़ को समझें कि क्या फ़र्क है, ठीक है, और आपने कहाँ स्टैंड करना और कहाँ पे जाके इस तरह से पैसे बनाने। सो अमार कुछ ऐड करना चाहेंगे इसके ऊपर? अच्छा, मैं इसमें एक बड़ा सिंपल सोल्यूशन एक सबको देता हूँ, सारे स्टूडेंट्स को देता हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा इस तरह पैनिक कर रहे हो ना, तो आप एक काम ये कर लें कि 2 अकाउंट्स बना लो। सिंपल,
एक अकाउंट आपका लॉन्ग टर्म के हिसाब से है और एक जो है आपका शॉर्ट टर्म के हिसाब से होना चाहिए। जिस तरह फराज बात कर रहा है कि लॉन्ग टर्म वाली जो स्ट्रैटेजी है उसके अंदर आपने टेक्निकल्स नहीं अप्लाई करने, और जहां पे टेक्निकल से अप्लाई कर रहे हो वहां पे फिर आप लॉन्ग टर्म वाली पॉइंट ऑफ व्यू से ना जाओ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जब आपके पास दो अकाउंट है, एक में आपने कंप्लीटली ऐसी कंपनीज रखी हैं जो आपको लग रहा है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छी रहेगी, अब मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए आपने उसको छेड़ना नहीं है। दूसरा जो अकाउंट है जो शॉर्ट टर्म के हिसाब से आप ट्रेड कर रहे हो उसमें उसमें चाहे आप स्टॉप लॉस लगाएं, उसमें टेक प्रॉफिट करें, तो ये जो सोल्यूशन होता है ये मेरे ख्याल से दोनों एंड पे आपका जो पैनिक है उसको भी सॉल्व कर देगा, और उसमें फिर आप जहां पैसे बनते हैं ये पैसे भी बनेंगे, जहां थोड़ा बहुत लॉस होगा तो एक साइड पे लॉस हो सकता है, दूसरी जगह पे आपकी प्रोटेक्शन भी हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये दैट कुड बी द बेस्ट सोल्यूशन। ठीक हो गया? चलिए अमान, मेरे ख्याल में अब आप वो ऑयल एंड गैस का जो सेक्टर है उसके ऊपर फंडामेंटल्स और जो रिसर्च आपकी है काइंडली शेयर करें। चले परफेक्ट हो गया। चले लेट्स मूव ऑन टू ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन। तो ये थोड़ा सा लंबा एनालिसिस होगा, एंड अगेन सब लोगों की मैं यहाँ तवज्जो चाहूंगा, क्योंकि ये इसके अंदर कोई भी आप एक आध चीज भी मिस करोगे तो आपको शायद ये पूरा सेक्टर समझ नहीं आएगा, ठीक है। ऑल्दो ये आसान है सेक्टर, इसमें मुश्किलात इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन कुछ टेक्निकल चीजें हैं उसको आप देख लें, और मैंने ये कोशिश की थी ज्यादा से ज्यादा चीजों को मैं कवर करूं, ऑल्दो टाइम की वजह से कोई 10-15 मिनट के अंदर मैंने इसको कवर करना होता है, तो सारी चीजें फिर भी अगेन कवर नहीं हो पाती। सो स्टार्ट करते हैं ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन। सबसे पहले बहुत ही बड़ा एक हमारा सेक्टर है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के ऊपर। ये सेकंड नंबर पे आता है बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। फर्स्ट नंबर पे हमारे बैंक्स आते हैं, सेकंड पे कभी ऑयल एंड गैस आ जाता है या कभी फर्टिलाइजर आ जाता है। तो ये दोनों ही सेक्टर आप कह लेंगे टॉप 3 सेक्टर्स के अंदर आपका बैंक्स, फर्टिलाइजर एंड ऑयल एंड गैस सेक्टर ये मौजूद है, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि पूरी दुनिया के अंदर जो है एनर्जी एक बहुत बड़ा सेक्टर काउंट होता है। कोई भी कंट्री जो है इसके बगैर फंक्शन नहीं कर सकता। अब ऑयल एंड गैस के अंदर आपकी डिफरेंट डिफरेंट चीजें आती हैं, एनर्जी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। वो क्या क्या होते हैं? एक तो नंबर 1 सबसे पहले क्रूड ऑयल होता है। क्रूड ऑयल पाकिस्तान के अंदर भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और ज्यादातर आपको पता है कि जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, जो ओपेक कंट्रीज हैं, उसमें जिसमें सऊदी अरब आता है, दुबई आता है, आपका जो यूएई आता है, आपका जो कतर आता है, ये सारे जो है आपके वहां पे ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है। तो क्रूड ऑयल जो है वो सबसे ज्यादा इस टाइम दुनिया के अंदर इस्तेमाल की जाने वाली करेंसी एनर्जी है। सो अगेन ये एक्सट्रैक्ट की जाती है अंडरग्राउंड रिजर्वायर से, और इसका जो रॉ मटेरियल है उसको फिर लुब्रिकेंट फ्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है, लुब्रिकेंट्स में या पेट्रोकेमिकल्स में किया जाता है। सेकंड जो है आपकी नेचुरल गैस है। तो नेचुरल गैस अगेन आपको पता है कि ये इंडस्ट्री के लिए या कमर्शियल्स के लिए, या आप जो घर में गैस यूज करते हैं वो भी नेचुरल गैस होती है, उसको कन्वर्ट किया जाता है, और जो कमर्शियल्स के लिए जो दी जाती है वो भी अगेन नेचुरल गैस होती है। थर्ड है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये एलपीजी जो है ये बाय प्रोडक्ट होती है आपकी ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन से। तो ये लिक्विड आप कह लेंगे में ये प्रोडक्ट मौजूद होती है, और ये जो है अगेन आपके डोमेस्टिक एंड कमर्शियल्स के लिए भी यूज की जाती है। ज्यादातर वहां पे यूज होती है जहां पे आपका ऑयल या नेचुरल गैस, अगर आपके डिफरेंस आ जाओ, प्राइसेस में डिफरेंस आ जाए, तो ज्यादातर लोग फिर एलपीजी में कन्वर्ट कर देते हैं। या फिर कई सिनेरियो इसके अंदर ये होता है कि अगर आपकी अवेलेबिलिटी नहीं है बाकी वाली चीजों की, तो एलपीजी के ऊपर भी फोकस किया जाता है। तो लास्ट जो है वो कंडेंसेट्स है। सो दिस इज लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स प्रोड्यूस अलोंगसाइड नेचुरल गैस that are processed into fuels and petrochemicals feedstocks। so ये बेसिकली छोटे से आप कह लो कि और भी कंपोनेंट्स हमारे एनर्जी में पाए जाते हैं। अच्छा, सर्विसेज के अंदर इसमें ये थोड़ा सा समझने वाली चीजें हैं कि ये कुछ 6 स्टेप्स होते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लें। सबसे पहले आपकी एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज होती हैं, और ये एक तरीकेकार होता है। इसमें कंपनी जो होती हैं वो जियोलॉजिकल सर्वेस करती हैं कि भाई किस एरिया के अंदर आपका ऑयल मौजूद है, या आपके जो नेचुरल गैस के रेजर्वायर वगैरह जहाँ पे है, वो चीज को सर्च किया जाता है। उसके टेक्निक्स होती हैं जिसमें एक सीस्मिक स्टडीज होती हैं। ये कोई आपके सिग्नल्स भेजने वाली एक टेक्नोलॉजी होती है कि उससे एक आइडिया लगाते हैं कि यहाँ पे आपके हाइड्रोकार्बन्स वगैरह वहां पे मौजूद हैं कि नहीं है, उसको एवेल्यूएट किया जाता है, ताकि एक आइडिया हो कि यहाँ पे हम ड्रिल कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं कि कहाँ पे ये अवेलेबल भी है या नहीं है। फिर सेकंड जो है वो प्रोडक्शन एंड एक्सट्रैक्शन होती है। अगर तो आपको लग रहा हो कि वहां पे मौजूद है, फिर आप उसकी प्रोडक्शन या एक्सट्रैक्शन शुरू करते हैं। और अगेन यहाँ पे कंसिडर आपको ये करना पड़ता है कि कई दफा ये होता है कि सक्सेस रेट आपका बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा होता है, कई दफा वो काम नहीं भी होता।
कई दफा जब आप ड्रिल करते हो तो अक्सर वहां से नहीं जो आप एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हो या ऑयल नहीं निकलता या गैस नहीं निकलती, तो वहां पे अगेन ये फेलियर्स भी कुछ होते हैं। तो हमेशा सक्सेस रेट को भी आपने जेन में रखना है। फील्ड डेवलपमेंट थर्ड स्टेप है आपका। प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज पाइपलाइंस, वेल्स, प्रोसेसिंग फैसिलिटीज, ये सारा आपका अगेन कंपनी का काम होता है। नेक्स्ट जो स्टेप होता है आपका ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज होता है। तो जो आपने चीजें प्रोडक्ट ये सारा प्रोसेस कर दिया, उसके बाद आपको ट्रांसपोर्टेशन या स्टोरेज भी प्रोवाइड करनी होती है। फिर आपका प्रोसेसिंग होती है, जहां पे रिफाइनिंग रॉ हाइड्रोकार्बन्स आपके यूजेबल फॉर्म्स में आते हैं, क्योंकि नेचुरल गैस के तौर पे आपको फॉर सप्लाई नेटवर्क्स या क्रूड ऑयल फॉर रिफाइनरीज, यानी कि आप जो ऑयल बनाते हो, जो एक्सट्रैक्ट करते हो, तो फिर रिफाइनरीज को भेजते हो। रिफाइनरीज के अंदर क्या होता है कि आपकी पूरी ऑयल रिफाइन होके जो आपकी गाड़ियों में जाता है, वो आपके वहां पे रिफाइनरीज रिफाइन करती हैं, और उसके बाद रिफाइन होने के बाद जो आपकी ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज हैं, या पीएसओ वगैरह हो गया, या एपीएल अटक पेट्रोलियम हो गया, वहां पे जाता है। सो ये सारी प्रोसेस आपको ये सारे प्रोसेस होते हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग इसमें है कि सेलिंग क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, ये सारी आप रिफाइनरीज वगैरह को वहां पे बेचते हैं, या इंटरनेशनली जो आपने बेचना होता है, ये सारा वो आपका काम कर रहे होते हैं। ये अगेन मैंने वही चीज यहाँ पे वैल्यू चेन में मैंने बता दी। अपस्ट्रीम से लेके ये डाउन स्ट्रीम तक तकरीबन आपकी ये सारी होती है, एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन, फिर मिड स्ट्रीम में आपकी प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, और फिर मार्केटिंग वगैरह भी हो रही होती है। और ये अगेन कुछ जैसे कंपनीज हमारी हैं, जैसे मारी जो है वो आपकी गैस सप्लाई करती है डायरेक्टली, कुछ कंपनीज को करती है, जैसे मारी डायरेक्टली एफएफसी को भी गैस देती है, और अगर ई फर्टिलाइजर को भी गैस मिल रही है तो वो मारी डायरेक्टली नहीं दे रही, मारी पहले एसएनजीपीएल को देती है, फिर एसएनजीपीएल जो है आगे जाके आपको जो ई फर्टिलाइजर है उनको देती है। तो इस तरीके से फर्टिलाइजर को भी आपको ये सारी गैस वगैरह मिल रही होती है, या आपको जो भी ऑयल, जो भी आपको चाहिए, एनर्जी चाहिए, वो प्रोवाइड हो रही है। फिर पावर जनरेशन कंपनीज को भी मिलती है, कमर्शियल एंटिटीज जो हम लोग यूज कर रहे होते हैं, वहां पे भी ये चीज प्रोवाइड होती है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे की प्लेयर्स को देख लेते हैं। सो सबसे जो टॉप पे हमारे पास सबसे बड़ी कंपनी जो आती है वो ओजीडीसी है। नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, एलपीजी, सल्फर, ये सारों में ये डील करती है। मेजरली जो इसका पोर्शन है वो 50% इसका ऑयल का है, 41% तकरीबन ये गैस के इसके है, एंड 9% जो है इसका जो ओवरऑल शेयर बनता है वो एलपीजी के अंदर है। ठीक है, ये टोटल आपकी जितनी इसकी प्रोडक्ट वाइज मार्केट शेयर है, ये यहाँ पे वो भी मैंने मेंशन कर दी। प्रोडक्ट वाइज मार्केट शेयर भी ओजीडीसी का काफी ज्यादा है। ऑयल वाली साइड पे तकरीबन 46% है, गैस वाली साइड पे 28 है, और एलपीजी साइड पे 37 पे है। अच्छा, यहाँ पे पीपीएल में चले जाए तो पीपीएल का जो रेवेन्यू मिक्स है इस टाइम पे, अब वो गैस वाली साइड पे काफी ज्यादा जा चुका हुआ है। ऑयल जो है वो तकरीबन 32% है, और एलपीजी वाली साइड जो है वो तकरीबन 7% है। पीओएल जो है, दिस इज पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड, इसका जो सारी कॉन्सेंट्रेशन है ये ऑयल की तरफ है। ठीक है, तो ये जेन में रखिएगा, इसका गैस के साथ कम कनेक्शन है, इसका ज्यादातर जो मार्केट शेयर है वो आपका ऑयल वाली साइड पे है। और जो लास्ट मारी का है, मारी का जो है बेसिकली जो सारा रेवेन्यू ज्यादा आता है वो आपकी गैस वाली साइड से आता है। सो अगर आप ओवरऑल अगर आप यहाँ पे देखें तो हर कंपनी का थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट क्राइटेरिया है। यहाँ पे ये चीज को आपको जेन में रखना है कि अगर आपकी ऑयल की प्राइसेस बढ़ती हैं या उसके साथ गैस की प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो रिसेंटली आपने देखा है 2-3 साल के अंदर अगर गैस की प्राइसेस ज्यादा बढ़ रही हैं तो उन कंपनीज को फायदा होगा जो गैस के अंदर ज्यादा डील करती हैं। ठीक है, जिसमें आपके ओजीडीसी आएगा, जिसमें आपका पीपीएल आएगा, जिसमें आपका मारी आएगा। तो इसी वजह से आपको देख रहे हो कि 2-3 सालों से मारी बहुत जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है। इसके साथ साथ ओजीडीसी और पीपीएल ने भी काफी बेहतरीन परफॉर्म किया। ठीक हो गया। अच्छा, ओवरऑल ये प्रोडक्शन वाइज यहाँ पे मैंने सारी लिख दी है। दिस इज फिस्कल ईयर 22 और फिस्कल ईयर 23-24 के पास भी मेरा डाटा अवेलेबल था, तो वो मैं पिक्चर यहाँ पे डाल नहीं सका। नेक्स्ट टाइम कभी मैं आपको दिखा दूंगा। तो ओवरऑल मारी की आप देख सकते हो कि काफी ठीक ठाक ये है आपकी लोकल गैस के मार्केट शेयर। तो मारी का भी काफी ज्यादा इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन है, ओजीडीसी का भी काफी ज्यादा है, पीपीएल का है, और पीओएल का बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा सा है। और अगर ऑयल वाली साइड पे जाया जाए, ऑयल का आई थिंक यहाँ पे मैं शेयर नहीं कर पाया, ऑयल का भी इसी तरीके से चल रहा है। अच्छा, एनर्जी डिमांड जो है थोड़ा सा ये देखना चाहिए कि इस टाइम कितना डिमांड हमारी पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से प्लेयर्स जो है इसको यूज कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आप यहाँ पे देखें, सेक्टरल नेचुरल गैस जो मेजर आपको यहाँ पे नजर आएगा कि पावर की कंपनीज जो है वो थोड़ा सा ज्यादा यूज करती हैं। हाउस होल्ड में भी हमारा थोड़ा सा ज्यादा जा रहा है। फर्टिलाइजर एंड इंडस्ट्री वहां पे तकरीबन मिला के 40% के पास है। सो मिल मिला के थोड़ा सा बांट के ही यहाँ पे नजर आ रहा है। मेजरली जो आपके नेचुरल गैस जहाँ पे यूज हो रही है वो आपकी पावर के अंदर यूज हो रही है।
क्लियर हो गया? अच्छा, एलपीजी की जो कंजम्पशन है वो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कमर्शियल में थोड़ी सी ज्यादा पाई जाती है। तो अगेन आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा जो नेट आपकी एनर्जी यूज हो रही है वो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज वहां पे पाकिस्तान के अंदर यूज कर रही है। अच्छा, एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन, ये सक्सेस रेट जो मैंने पहले आप लोगों को जिक्र किया कि ये सारा जो प्रोसेस होता है कि जिसके थ्रू आपने ये सारे काम करने होते हैं, उसमें सक्सेस रेट बहुत ज्यादा मैटर करती है। अच्छा, ये जोन्स भी आगे जाके मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अकॉर्डिंग टू हमारी जो ऑयल एंड गैस की जो पॉलिसीज हैं उसमें हमें डिफरेंट जोन्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब डिफरेंट जोन्स के क्या मतलब है कि कुछ कंपनीज को लाइसेंसेस कुछ किसी और जोन्स में मिले हैं, और अगर उस जोन में आप जा रहे हो तो वहां पे जो प्राइसेस हैं वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अदर जोन्स। और वहां पे डिपेंड भी करता है, जैसे कि जोन नंबर 3 है, वहां पे कहा यह जाता है कि आपका जो एक्सप्लोरेशन है वो निस्बतन थोड़ी सी आसान होती है वहां पे करना, यानी कि ज्यादा ड्रिल नहीं करना पड़ता है। जब आप वहां इस तरह से एक्सप्लोरेशन करते हैं तो आपकी एक कॉस्ट कम हो जाती है, यानी कि ऑपरेटिंग कॉस्ट लेट्स सपोज वो वहां पे कम होगी। अगर उस एरिया का जोन या ये वहां पे सक्सेस रेट ज्यादा है तो क्या होगा, जो कंपनीज वहां पे ड्रिलिंग कर रही हैं या वहां पे एक्सट्रैक्शन कर रही हैं, उनके जो रेवेन्यूज हैं या प्रॉफिट्स हैं वो ज्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। ठीक है, इस टाइम पे जो हमारे पाकिस्तान की चारों कंपनीज हैं उसमें से मारी का ही मुझे सक्सेस रेट मिला था, बाकी कंपनीज का सक्सेस रेट इस तरह से मेंशन नहीं था। 70% जो है तकरीबन मारी का सक्सेस रेट चल रहा है, विच इज अगेन वेरी गुड। जो कि ओवरऑल देखा जाए तो एक्सट्रैक्शन जो है डिपेंड करती है जहां पे आप कर रहे हो, वहां से 70% सक्सेस रेट एक अच्छा काउंट होता है। क्लियर हो गया? अच्छा, ये एक बहुत चीज है, अगेन मैं सब लोगों की तवज्जो चाहूंगा, ये कंट्री ऑयल एंड गैस रिजर्व्स हैं और ये 2P है। तो 2P से मतलब ये होता है, यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज होती है, 1P 2P और 2P से नीचे एक होता है। सो 1P का मतलब होता है कि आप जहां पे एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं 90% से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वहां से एक्सट्रैक्शन आपकी हो जाएगी। ठीक है, नॉर्मली केसेस में 2P को कंसिडर किया जाता है कि 50% से ज्यादा चांसेस है कि आपके जो रिजर्व जहां पे आप देख रहे हो वहां से निकल आएंगे। ठीक है, या फिर वहां पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी आप देखो कंट्री वाइज रिकवरेबल रिजर्व थे, ये मुसलसल हमारे पिछले 5 साल के अंदर काफी हद तक नीचे जाते जा रहे थे, और रिसेंटली अब 2024 के अंदर ये दोनों साइडों पे अगर आप देखो ऑयल एंड गैस के अंदर ये ऊपर चले गए। अब इसकी वजह ये भी है कि आपके एंड से पाकिस्तान के आप देख रहे हो कि सर्कुलर डेप्ट की वजह से ओजीडीसी पीपीएल को पैसे नहीं मिल रहे थे काफी हद तक, ये काफी लोगों को पता ही है। जब पैसे नहीं मिल रहे थे, गवर्नमेंट पैसे रिलीज नहीं कर रही थी, तो ये एक्सप्लोरेशन के ऊपर एक्टिविटीज कम कर रहे थे। जैसे जैसे इनको पैसे मिलना शुरू हुए, एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज ज्यादा बढ़ी, मारी ने भी अपनी बढ़ाई, रिसेंटली पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड ने भी बढ़ाई है। जब इन्होंने एक्सप्लोरेशन बढ़ाई तो अगेन थोड़े से रिजर्व्स इनके पास मिले हैं, और जब रिजर्व्स मिले तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये ग्राफ ऊपर भी नजर आ रहा है। नेक्स्ट जो चलते हैं कंपनी वाइज भी थोड़ा सा मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं। मारी का अगर आप यहाँ पे देखें, रिजर्व्स रिप्लेसमेंट रेशियो एक नंबर नजर आ रहा है, दिस इज 423%, और ये पिछले साल की निस्बत काफी ज्यादा ऊपर गया है। और रिजर्व्स टू प्रोडक्शन रेशियो अगर आप देखो तो 17 ईयर्स के रिजर्व्स मारी के पास इस टाइम अवेलेबल है। ये इट्स अ वेरी गुड साइन। इसका मतलब ये है कि रिजर्व रिप्लेसमेंट रेशियो का मतलब होता है कि आप जितना एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं उससे आपके रिजर्व जो आप डिस्कवरी करें वो कितने अवेलेबल है। ठीक है, अगर ये आपका 100% से कम है तो इसका मतलब है कि जितना आप एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हो वो एक्सट्रैक्शन ज्यादा इस टाइम पे ज्यादा हो रही है, लेकिन रिजर्व्स आपके पास पीछे कम रह रहे हैं। तो इसका मतलब है कि मारी के पास इतना मसला नहीं है रिजर्व रिप्लेसमेंट रेशियो के हिसाब से, जो वो कर रहे हैं आगे जाके इनके लिए काफी हालात बेहतर भी हैं। रिजर्व्स टू प्रोडक्शन रेशियो आप देखें 17 ईयर्स का इनके पास पड़ा हुआ है, और ये फाइंडिंग कॉस्ट है जो कि ओवरऑल जब एक्सट्रैक्शन आप करते हो तो कितनी आपके कॉस्ट पड़ती है, दिस इज 0.7 डॉलर, यानी कि 70 सेंट्स डॉलर, ये मारी ने खुद से अपना बताया हुआ है। और ये तकरीबन 1 बैरल ऑफ जो ऑयल एक्सट्रैक्शन के मुकाबले में जो रेट होता है वो 0.7 है, ये बहुत कम है और ये बहुत ही अच्छा रेट है। इसका मतलब है कि ओवरऑल कंपनी के लिए काफी बेनिफिशियल यहाँ पे कॉस्टिंग वाइज है। तो यहाँ ये अगेन एस्टिमेटेड अगर पिछले एक साल की निस्बत देखें तो तकरीबन 576 से आप देख सकते हो ये तकरीबन 704 के ऊपर आपकी एडिशन हुई है। अच्छा, यही चीज अगर मैं पीपीएल के अंदर आपको दिखाऊं तो पीपीएल में भी यहाँ पे ये डिक्लाइन हो रहे हैं रिजर्व, जो हमने भी बात की। नेट जो आपका ये जो रिजर्व्स हैं वो आपके तकरीबन यहाँ पे डिक्लाइन हो रहे हैं, और रिजर्व रिप्लेसमेंट रेशियो यहाँ पे अगेन 76 से तकरीबन 21% पे गई। ये इसका मतलब ये है कि पीपीएल को अगेन थोड़ा सा फोकस करना चाहिए अपनी एक्सप्लोरेशन की तरफ, बाकी चीजों के भी ऊपर जिस तरह मारी कर रहा है उस तरीके से यहाँ पे एक्सप्लोर करें, जो कि वो कर भी रहे हैं, और आगे जाके हो सकता है कि इनके भी रिजर्व्स इंक्रीज कर रहे हैं। अच्छा, ओजीडीसी को अगर आप यहाँ पे देखें, ये भी इसके भी रिजर्व थोड़े से डिक्रीज हुए हैं।
अगर आप पिछले साल की निस्बत देखें 5627 से लेके तकरीबन ये 5906 से लेके तकरीबन 5627 पे आए हैं तकरीबन। तो ये तकरीबन हल्के से आप देख रहे हो कि यहाँ पे डिक्लाइन नजर आ रहा है। अगेन गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पे आपके कुछ जो एक्सप्लोरेशन आप ज्यादा करोगे, और ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अबू धाबी के अंदर जो आपका काम चल रहा है ओजीडीसी पीपीएल का, वो भी आगे जाकर डिस्कस करता हूँ मैं, ये वहां से भी इनको काफी फायदा मिल सकता है। सो दिस वाज ओजीडीसी एंड बीपीएल। नेक्स्ट चलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स की तरफ। सो अवेलेबिलिटी ऑफ पाइपलाइन प्रोसेसिंग फैसिलिटी स्टोरेज यूनिट्स, ये अगेन बहुत जरूरी है। इसमें ट्रांसपोर्टेशन चैलेंजेस आपको आते हैं, तो अगेन जो आप काम कर रहे होते हैं इसमें ये सिक्योरिटी के जो इश्यूज होते हैं उनको देखना होता है। कई दफा आप एक्सट्रैक्शन कर रहे होते हैं तो वहां के जो हालात इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं वो आपको तंग भी करते हैं, जाहिर सी बात है। लैंड के ऊपर अभी कभी इस तरह आ जाते हैं मसले, और ये फिर इस सिक्योरिटी के जो मसले अगर आप सॉल्व कर लो तो फिर तो आपके लिए काफी हद तक बेहतर है, बट दिस इज अगेन वो समथिंग वी हैव टू कंसिडर। नेक्स्ट जो चलते हैं, ये जोन्स को कंसिडर करना बहुत जरूरी है, और ये जो आपकी पॉलिसीज आई हैं ये आपको जेन में होनी चाहिए कि 2001 के अंदर एक पॉलिसी आई थी, 2009 में थी और 2012 में थी। इसके अंदर आपके जो प्राइसेस हैं जो आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं या कंपनीज की तरफ से मिलती हैं वो डिफाइंड थी। लेट्स सपोज अगर आप जोन 3 की बात करें तो जोन 3 के अंदर मारी जो है बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्शन यहाँ पे करता है, तो पहले 2.6% 2001 पॉलिसी के तहत आपको प्राइस मिलती थी, और अब जो है वो तकरीबन 6 के पास आपको उसी की प्राइस मिल रही है। इसी तरीके से अगर आप जोन 1 में देखें तो जोन 1 में 2001 पॉलिसी के तहत $3 आपको मिलता था, और अब तकरीबन वो आपका 6.6 है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे मैंने जोन वाइज भी बता दिया, और ये मैंने कुछ सेक्टर्स यहाँ पे दिखा भी दिए हैं। ओजीडीसी जैसे यहाँ पे देखें आप, ज्यादातर जोन 1 में उसके ज्यादा एक्सट्रैक्शन होती है, जोन 3 में निस्बतन कम है, जोन 1 एंड जोन 2 में ज्यादातर इनकी एक्सट्रैक्शन है। इसी तरीके से ये भी अगेन ओजीडीसी का है। पीपीएल का अगर आप देखें ये भी अगेन जोन 1 में आपको नजर आ रहा है, जोन 3 के अंदर भी थोड़ा बहुत एक्सट्रैक्शन है। और मारी का जो आई थिंक एक चीज में यहाँ पे ये मारी का एक मिस कर गया हूं मैं, बहरहाल मारी का भी ज्यादातर जो है वो जोन 3 के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट जो है सब्सिडीज एंड प्राइसिंग पॉलिसीज। सर्कुलर डेब्ट जो है ये आपको एक चीज, पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा इशू आपके जो ऑयल एंड गैस के अंदर था वो सर्कुलर डेब्ट था। अब सर्कुलर डेब्ट क्या होता है, ये थोड़ा चीज को आप समझें कि दिस इज बेसिकली जो प्राइस आप पैसे जो आपने रिसीव करने होते हैं वो एक स्टक हो जाते हैं। अब पैसे रिसीव करना क्या होता है कि आप एक सर्कल के अंदर चल रहे हो, और एक कंपनी ने अगर किसी और कंपनी से पैसे लेने, वो सर्कल घूमता घूमता क्या होता है कि दोबारा जो ओरिजिनल कंपनी होती है वहां तक आती है। अब वो कैसे आती है वो थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट्स सपोज अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कोई भी गैस के डिफरेंशियल मार्जिन को चेंज करती है या गैस की प्राइसेस को इंक्रीज करती है, तो उससे क्या होगा कि आपके गैस डिफरेंशियल मार्जिन इस रिकवरेबल होते हैं फ्रॉम एसएसजीसी या एसएनजीपीएल। जो भी आपकी कंपनी दे रही है वो आप एसएसजीसी या एसएनजीपीएल से आपने रिकवर करना है। ठीक है, अब एसएसजीसी या एसएनजीपीएल आपकी गैस किससे लेती है, वो ओजीडीसी एंड पीपीएल से लेती है। ठीक है, और फिर एसएसजीपी या एसएनजीपीएल चार्ज करती है अपने डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को ये लोअर रेट्स के ऊपर, या कमर्शियल या इंडस्ट्री यूजर्स को हाई रेट्स के ऊपर। ठीक है, इस तरीके से वो रेट्स के डिफाइन करके मार्जिन को ऊपर अपने पैसे रिसीव कर रही होती है। अब डोमेस्टिक कंज्यूमर बेस ग्रोइंग वाइल इंडस्ट्री बेस इज श्रिंकिंग, सब्सिडाइज्ड रेट्स डिफिकल्ट टू रिकवर। अब कभी भी कोई भी गवर्नमेंट ने काम किया उससे क्या होगा कि आपके जो पैसे हैं वो स्टक हो जाएंगे। कभी क्या होगा कि इंडस्ट्री अगर नहीं चल रही तो इंडस्ट्री पेमेंट नहीं कर पा रही, या अगर आपके जो कुछ लोग जो हैं वो पैसे आपके रेजिडेंशियल साइड से नहीं दे रहे तो क्या होगा कि आपकी पैसे रिकवर नहीं हो रहे। सो एसएसजीसी एंड एसएनजीपीएल आर अनएबल टू रिपे सप्लायर्स डेप्ट माउंट्स, तो डेप्ट जो है वो ज्यादा बढ़ता रहता है। तो इसी तरीके से ये साइकिल अगेन चलता है, और कोशिश ये होती है कि ओवरऑल साइकिल को किसी तरीके से रिड्यूस अगर नहीं हो रहा तो आईएमएफ अपनी तरफ से एक ये कोशिश करता है कि आपको कहता है कि यार कम से कम आप ये मजीद ना बढ़ाएं। अगर मजीद नहीं बढ़ाएंगे तो होगा ये कि जितना भी आप पैसा रिसीव कर रहे हैं वो कम से कम आप ओजीडीसी या पीपीएल जहां पे पैसा स्टक है, कैश नहीं मिल रहा, वो कैश आप उनको सप्लाई करते हैं। ठीक हो गया। लोकल एंड रीजनल डिस्कवरीज ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, मैं इस पे मैं मजीद डिस्कस नहीं करता। डिपेंडेंसीज पे आ जाते हैं। सबसे पहले ये चीज को नोट करें कि इंटरनेशनल जो ऑयल की प्राइसेस होती हैं ये बहुत मैटर करती हैं ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज के लिए, क्योंकि जब आप ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो आपने जो प्राइसिंग करनी होती है वो इंटरनेशनल जो ऑयल चल रहा होता है उसके रेट्स के ऊपर डिसाइड। अगर वो रेट इंटरनेशनली ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है कि आपके यहाँ पे कंपनीज के भी रेवेन्यूज या प्रॉफिट उसी तरीके से ज्यादा ऊपर जाएंगे।
ठीक है, तो ये चीज आपने यहाँ पे जेन में रखनी है। ठीक है, दूसरी एक चीज आपकी करेंसी एक्सचेंज भी होती है, वो भी मैंने कवर की हुई है। पहले उसको कवर कर लेते हैं। करेंसी एक्सचेंज जो है, डेप्रिसिएशन ऑफ पाकिस्तानी रुपी इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड इक्विपमेंट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये चीज होती है कि ओवरऑल अगर आपकी करेंसी एक्सचेंज रेट जो है वो ज्यादा बढ़ रहा है तो इनके रेवेन्यूज वगैरह ज्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रॉफिट जो है उस तरीके से इतना इंक्रीज नहीं कर रहे होते, क्योंकि अगेन कॉस्ट वगैरह भी इसके ऊपर थोड़ी सी बढ़ रही होती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या इस तरह की चीज। लेकिन फिर भी इन कंपैरिजन टू अदर सेक्टर्स एक्सचेंज रेट ऊपर जाएगा, यानी कि डॉलर ऊपर जा रहा है, तो इन कंपनीज के लिए ओवरऑल ज्यादा फायदा है। ठीक है, अच्छा पहले गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशन की भी बात कर लेते हैं। ये पूरा जो सेक्टर है इसके ऊपर दो तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक नंबर वन टैक्सेशन जो होती है वो भी इंपॉर्टेंट है। रॉयल्टीज इनके ऊपर होती है, जो आप डिस्कवर करते हैं, आपने ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया, उसके ऊपर एक रॉयल्टी लगाई जाती है, वो तकरीबन पाकिस्तान के अंदर 12.5% के पास है। तो ये 12.5 जब आप पे लगती है तो जाहिर सी बात है जो आपने रेट डिसाइड किया होता है, यानी कि लेट्स सपोज आप जोन 3 से अगर आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, आपने $6 के ऊपर बनाया, $6 पे एक्सट्रैक्ट किया है, तो आपके ऊपर 12.5% की रॉयल्टी उस पर लगेगी, ऑपरेशनल कॉस्ट वगैरह के अलावा। ठीक है, तो ये चीज आपको जेन में रखनी है। अच्छा, ओवरऑल लाइसेंसेस, अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि लाइसेंस आपको लेके अगेन जो जिन जोन के अंदर आप काम करना चाह रहे हो वहां पे आपको एक्सट्रैक्शन करनी होती है। क्लियर हो गया? अच्छा, यहाँ पे जो IMF की कंडीशन पे डिस्कस कर लेते हैं। रिसेंटली जो आपकी इस कंपनी के सारे सेक्टर्स के अंदर जो ट्रिगर आया है वो IMF की ज्यादा प्रेशर डालने की वजह से आया, और उसमें IMF ने क्या कहा है कि आप सस्पेंशन ऑफ गैस टू कैप्टिव पावर प्लांट्स व्हाइल स्विचिंग टू अदर एफिशिएंट एवेन्यूज। रिसेंटली आपने देखा कि IPPs जितने भी थे उनके साथ गवर्नमेंट ने अपने जो मुआहदे वो खत्म करके उनको कहा कि भाई आप जो 4 साल के अंदर जो बंद प्लांट्स हैं उनके अंदर जो हमने आपको पेमेंट करनी है, वो आप एक काम करो, हमसे थोड़े से पैसे इसी टाइम ले लो, हम बाकी पैसे आप लोगों को नहीं अदा करेंगे। जो बंद पड़े हुए प्लांट्स हैं हम उस पर पैसे देने के बजाय किसी और जगह पे पैसे लगाएं। सो अगेन IMF ने भी आपको यही कहा था कि आप ये काम करो कि अच्छी जगहों पे जहां पे एफिशिएंट एवेन्यूज हैं वहां पे पैसे लगाएं, जो आपके प्लांट्स बंद पड़े हैं उसको बंद करें। सेमी एनुअल टैरिफ एडजस्टमेंट्स इन लाइन विद रेवेन्यू रिक्वायरमेंट्स कंटिन्यू टू इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड RLNG, यानी कि आप RLNG जो है वो जो इंपोर्ट करते हैं वो आपके कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ रही है। तो ये चीज आप जेन में रखो, आपके मुआहदे हुए हैं कतर के साथ, ये सारी चीजें हुई हैं, उसमें आपको LNG वगैरह जो आप यूज करें वो आपको मंगवानी पड़ती है। जब आप मंगवाएंगे तो उस पर रेट बहुत ज्यादा पड़ रहा है, तो इस वजह से उसको केटर करने के लिए IMF आपको कह रहा है कि सेमी एनुअल यानी कि हर 6 महीने के बाद टैरिफ के एडजस्टमेंट करें, और जब एडजस्टमेंट करेंगे तो उससे आपको काफी फायदा होगा। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ गैस, यानी कि आपको एक वेटेड एक तरीकेकार है एवरेज कॉस्ट ऑफ गैस, वो निकालने के एक वेटेड तरीकेकार निकालना है, जिसकी वजह से आप ये मसला ही सॉल्व होता रहेगा। बार बार जब आप ये कॉस्ट निकालो करोगे, उसी की बेस के ऊपर आप रेवेन्यू या प्रॉफिट जो है डिसाइड कर पाएंगे, या गैस की प्राइस आप डिसाइड कर पाएंगे। ठीक है, सो दिस इज अगेन वन मोर थिंग। ट्रिगर्स जो है इस पूरे सेक्टर के अंदर, सबसे नंबर वन ये है कि एनर्जी रिफॉर्म जो है वो आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपके सर्कुलर डेट कम होगा। अच्छा, अगेन कैश कलेक्शन वाइज पिछले एक साल के अंदर देखा जाए तो तकरीबन PPL जो है उसकी कैश कलेक्शन 106% पे जा चुकी है। दिस इज कंपेयर टू ग्रॉस सेल्स। ठीक है, और पिछले अगर 6 साल में देखा जाए तो 70% आपको मिल पा रहा था, यानी कि जो आप सेल कर रहे थे उसमें से सिर्फ 70% ही आपको कैश वापस मिलता था। अब जो है वो इंक्रीज हो गया, तकरीबन 106% पे हो गया है। OGDC का तकरीबन 120% पे अगेन इंक्रीज हो चुका है, जो कि एवरेज 75% पे था। इसके अलावा जो है गैस की प्राइसेस रिसेंटली इंक्रीज हुई हैं, उससे भी क्या हुआ कि जो आपके मार्जिन हैं थोड़े से इंक्रीज होंगे, मार्जिन इंक्रीज होंगे, अगेन इस सेक्टर के लिए काफी बेहतर है। दूसरी, एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज जो है वो इस साल ज्यादा बढ़ेंगी। पिछले साल जो है तकरीबन 59 वेल्स जो है उस पर काम हुआ था, इस साल जो है तकरीबन 67 वेल्स के ऊपर काम किया जा रहा है ऑलरेडी, जिसमें 27 एक्सप्लोरेटरी है, 40 जो है वो तकरीबन अप्रेजल या डेवलप हो चुके हैं। और प्लान्ड एक्सप्लोरेशन, अगेन फोर्थ नंबर पॉइंट ये कि अबू धाबी के अंदर कंपनीज जो है वहां पे भी एक्सप्लोरेशन कर रही हैं, विच इज अगेन गुड फॉर अस एज वेल। OGDC का शेयर है, उसमें PPL है, MPCL है और GHPL है। ये सारी कंपनीज जो है उसके अंदर वहां पे काम कर रही हैं। एंड लास्ट जो है रेकोडेक का जो प्रोजेक्ट है, माइनिंग का प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा पाकिस्तान के अंदर शुरू हो चुका है। इसके ऊपर अभी खैर काम चल रहा है, इसमें फिजिबिलिटी वगैरह निकाली जा रही है। 25 में पूरी फिजिबिलिटी निकल जाएगी, 28 से मेरे ख्याल से प्रोजेक्ट वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। बीच में अगर ये जो शेयर्स हैं अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट सऊदी अरब को बेचती है तो इसका जो फायदा है ज्यादातर वो PPL या OGDC को
मिल सकता है, क्योंकि इनका जो स्टेक है वो तकरीबन 8.3 यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। तो ओवरऑल ये सारे फैक्टर्स जो है पूरे सेक्टर को काफी अपलिफ्ट कर सकते हैं। लास्ट जो है ये कुछ पेट्रोलियम पॉलिसीज हैं, ये मैंने वैसे लिख दी है 2003, 2009 एंड 2012 की कंपेरेटिव यहाँ पे मैंने लिख दी है, जिसमें नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्शन शेयरिंग एग्रीमेंट्स थे 2003 के अंदर। 2009 के अंदर क्रूड ऑयल की जो बेस की प्राइस थी वो तकरीबन $30 पर बैरल की गई थी, फिर 2012 में तकरीबन 41 कर दी गई थी। फिर इसी तरह से गैस की जो प्राइस है वो मैंने आप लोगों के साथ पहले ऊपर शेयर कर दी है, जो 2012 के अंदर $6 के पास है। 2001 की जो पॉलिसी है उसके अंदर तकरीबन वो $3 के पास है। अच्छा, विंडफॉल लेवी अगर देखा जाए तो 2003 पॉलिसी के अंदर कोई लेवी नहीं था। इस दफा जो था वो हायर लेवी विद लेस रेवेन्यू शेयरिंग था 2009 के अंदर, और 2012 के अंदर रिड्यूस लेवी आपके ऊपर डाला गया था। खैर ये सारे पॉइंटर्स सिर्फ कुछ मैंने बाकायदा लिखे हुए, लेकिन इसको डिटेल आप पढ़ना चाहो तो ये सारी वहां पे मेंशन भी है। इसमें और भी चीजें मेंशन है, आपके लोकल फार्म्स के ऊपर भी बात की गई है, रॉयल्टीज के ऊपर बात की गई है, तो ये आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हो। अगेन अच्छा, जो जोन्स हैं वो यहाँ पे पहले जोन्स नहीं थे। 2003 के पॉलिसीज के तहत जो है ज्यादातर वो आपके लिमिटेड फोकस था। फिर फ्रंटियर 2009 के अंदर 3 ऑनशोर जो है +1 ऑफशोर जोन्स थे। 2012 की पॉलिसी के अंदर एक 4th जो है वो ऑनशोर जोन और डाला गया था, जो कि आप लोग अभी जोन्स मैंने आपको दिखाए थे, तो एक जोन 0 के नाम से भी वहां पे मौजूद है। सो इम्पैक्ट ऑन PSX कंपनीज 2003 के अंदर अट्रैक्टेड इंटरनेशनल प्लेयर्स बट ऑफर्ड लिमिटेड इंसेंटिव फॉर लोकल ग्रोथ। 2009 के अंदर इंक्लूडेड प्राइसिंग एंड मॉडरेट लोकल सपोर्ट थी। ये सारी आप देख सकते हो, तकरीबन जो जितनी भी पॉलिसीज आई हैं उसका एक समरी छोटी सी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि क्या क्या इफेक्ट उसका आया। एंड लास्टली एक छोटी सी आपको एक्सरसाइज आपको पता होनी चाहिए कि जैसे लेट्स सपोज मारी की कैलकुलेशन देखा जाए, तो कैलकुलेशन में एक सबसे पहले जिस जोन के अंदर आप काम कर रहे हो तो वो वहां पे ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो क्या पड़ रही है वो आपको पता होना चाहिए। तो हर जोन्स का डिफरेंट क्राइटेरिया है। बलोचिस्तान के वाली साइड के जो जोन्स है वहां पे थोड़ा सा निस्बतन जो है रेट ज्यादा मिल जाता है। जोन 3 जैसे मैंने बताया था वहां पे एक्सट्रैक्शन वगैरह करना थोड़ा सा आसान है, तो वहां पे कंपटीशन थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, सो ये 2012 की जो पॉलिसी आई थी उसके तहत अगर इंसेंटिव दिया गया था, गैस की प्राइसेस, गैस बहुत कम अवेलेबल थी, तो जो कंपनीज गैस की प्रोडक्शन ज्यादा कर पाती थी तो उनको रेट उसी तरीके से मिलता था। जैसे कि लेट्स सपोज यहाँ पे मारी पेट्रोलियम अगर 525 MMCFD से ज्यादा प्रोडक्शन करती है तो तकरीबन उसको रेट मिलेगा $6 का, और अगर उससे कम करती है तकरीबन $1.5 का। इस टाइम पे मारी जो है वो तकरीबन 800-900 के करीब जो है वो अपनी प्रोडक्शन कर रही है, विच इज अगेन अबव 525। अगर आप ऑपरेटिंग कॉस्ट यहाँ पे निकाल दें, 0.5 ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालें, रॉयल्टी निकाल दें, इनकम टैक्स निकाल दें, तो तकरीबन प्रॉफिट पर गैस यूनिट तकरीबन इनको $3 पड़ता है। तो अगेन वेरी गुड फॉर द कंपनी। जब तक इसके रिजर्व ठीक हैं, इसके पास अच्छा सिचुएशन रहती है, तो अगेन इन फ्यूचर जो है अगेन इस कंपनी के लिए काफी अच्छा हो सकता है। सो ये कुछ तरीकेकार है कैलकुलेशंस निकालने के। आप बाकी कंपनीज के भी इसी तरीके से निकाल सकते हैं। ऑलरेडी मैंने काफी ज्यादा टाइम ले लिया। आई थिंक ये सेक्टर काफी फेवरेट था लोगों का, तो इसमें कवर करने के लिए मैंने आई थॉट कि मैं ज्यादा डिटेल में चला गया। जी, बैक टू हमार। राइट नाउ आपने इतनी जबरदस्त माशाल्लाह प्रेजेंटेशन दी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि राइट नाउ इस पूरे सेक्टर में से कौन सा एक ऐसा स्टॉक है जो आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में होना चाहिए? अच्छा, लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे मारी बहुत अच्छा लगता है। रिसेंटली अगर आप देखें तो मैंने OGDC को पिछले दो हफ्ते पहले जो मेरी रिकमेंडेशन थी इस साल के लिए वो OGDC थी, क्योंकि मैं ओवरऑल ये भी देख रहा हूँ कि एक नंबर 1 कैश की जो कलेक्शन है वो काफी ज्यादा जा रही है। बाकी जो गैस की जो आपकी प्राइसेस वगैरह इंक्रीज हुई वो तो तीनों कंपनीज के ऊपर होगी, लेकिन आई थिंक मारी कुड बी माय लॉन्ग टर्म पिक, एंड OGDC जो है वो मुझे ज्यादा बेहतर लगता है PPL के निस्बत थोड़ा सा। सही है। इसका ये मतलब है मार 2025 के लिए OGDC और लॉन्ग रन के लिए आप मारी पेट्रोलियम। चलें ग्रेट। चलें 100 इंडेक्स तो हमने कवर कर लिया था, अब हम उस पर बात करते हैं जो हमारी टॉप पिक्स हैं। स्टॉप। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया द बुल्स एंड BS शो देखने का। अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का फॉर्मेट देखें जहां पे अमार फंडामेंटली कंट्री की पोजीशन बताते हैं कि क्यों आपको स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड चेरी ऑन टॉप फराज आपको वो कंपनीज बताते हैं कि क्यों उन कंपनीज में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और बाय द वे जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो आपके सामने है। अब ये चीज आप खुद भी कर सकते थे। अगर आप दुनिया के किसी कोने में भी बैठे हुए हैं और खास तौर पे पाकिस्तान में, और आपको अभी भी समझ नहीं आ रही कि स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट कैसे करते हैं, तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड प्लीज टेक द कोर्सेज ऑफ फराज एंड अमार विच आर अवेलेबल एट sarmaya.pk।
इन कोर्सेज से आपको समझ आएगी कि आपका अपना पैसा भी ग्रो कैसे हो सकता है. सो प्लीज डू लुक एट समाट और पीके कोर्सेज एंड बिकम फाइनेंशियली हेल्दी. अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड कर दूं कि EMA 21 के ऊपर नज़र रखिएगा. अगर ये इससे नीचे आता है तो फिर सेल ऑन स्ट्रेंथ वाली स्ट्रैटेजी पे जाएंगे. अदरवाइज इससे ऊपर ऊपर रहता है तो हम वो वाले स्टॉक्स की तरफ ज़्यादा रुझान होगा जो इंडेक्स ओरिएंटेड है. वो मैं बता देता हूँ अभी. एक तो सबसे पहले इस हफ्ते की जो टॉप पिक है, और एक और चीज़ भी बता दूं कि आप 50% कैश पे थे. आज इस दफ़ा मेरी इस हफ्ते की पिक्स जो हैं वो 3 होंगी और उस पे आप 8% अपनी कैश को यूटिलाइज़ कर सकते हैं. अभी भी आप 25% कैश पर ही रहें, और अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है, मार्केट यहाँ से 4000 5000 पॉइंट्स बढ़ जाती है, तो फिर वहाँ पे फिर ऑफलोड करना शुरू करें. अच्छा, मेरी अब जो पिक है वो PSO है. ये पूरा रैली करता हुआ 153 से 465 तक गया और राइट नाउ रिट्रेस होके 377 आ गया. तकरीबन 100 रुपये निकाल दिए हैं. 25% का डिस्काउंट, 23% का फिप के ऊपर. सो अच्छी खासी रिट्रेसमेंट आ गई है. अगर तो ये इसका हाई है 460s, इसका हाई है, ज़ूम के हाई है इसका. सो ये इसको यहाँ से बाउंस करके एक लोअर हाई ज़रूर बनाना चाहिए. सो अगर यहाँ पे इसको करंट प्राइस पे 388 पे बाय करते हैं तो स्टॉप लॉस मेरे ख्याल में फिर 360 का होना चाहिए. बड़ा रीज़नेबल से स्टॉप लॉस होगा. और अगर कोई इसको इस तरीके की स्ट्रैटेजी से बिल्ड करना चाह रहे हैं, लेट्स से कि आप 388 पे थोड़ा सा एक्यूमुलेट करते हैं, फिर आप स्टॉप लॉस इसका नहीं रखते, 360 पे आते हैं बाय करते हैं, 350 पे आते हैं बाय करते हैं, फिर जब ये बाउंस कर देता है 400 या 425 की तरफ, फिर आप इसको एग्जिट ले लेते हैं. अगर आप इस तरह की एवरेजिंग स्ट्रैटेजी इस स्टॉक पे आना चाहते हैं, ये भी कर सकते हैं. और स्टॉप लॉस के साथ आप भी ट्रेड कर सकते हैं 360 का रख के, और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 425 और फिर उसके बाद 440 इतने को जाके ये टेस्ट कर सके. अमार, PSO के फंडामेंटल्स ठीक लग रहे हैं अभी आपको? बिल्कुल, ये तो मेरी टॉप पिक थी फॉर 2025. ऑयल एंड गैस के जो मार्जिन हैं वो भी इंक्रीज हो गए हैं. सेल्स भी थोड़ी सी अब पिछले एक साल की निस्बत ज़्यादा बेहतर जा रही हैं. सो आई थिंक ये बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करेगा 2025. चलें, ज़बरदस्त हमारा. फिर उसके बाद दूसरी मेरी पिक होगी लकी सीमेंट के लिए. ये सीधा हायर हाइज एंड हायर लोज लगा रहा है. राइट नाउ इसने एक लोअर हाई तो लगाया है, लेकिन इसने हायर लो ब्रेक नहीं किया. 1042 इसका स्टॉप लॉस बनता है. अगर कोई करंट प्राइस पे बाय करते हैं, अगेन रिस्क लिमिटेड है. 1040 का SL रख के इस पे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये बढ़ जाएगा. और अभी तो नीचे है काफ़ी, 1171 और फिर 1225 और उससे भी ऊपर फिर 1250 को भी जाके टेस्ट कर सकते हैं. सो इसमें भी थोड़ा पोटेंशियल है. इसमें अच्छी चीज़ ये है कि आपका स्टॉप लॉस डिफाइन हुआ हुआ है, इसलिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये बाउंस कर जाए यहाँ से. अमाल, लकी सीमेंट के फंडामेंटल भी स्टिल इंटैक्ट हैं, आप बड़े पॉजिटिव Yes. रहते हैं? अच्छा. बिल्कुल बिल्कुल. सो ये कॉन्ग्लोमरेट है. आप दूसरा दे शेयर कर लें. ये कॉन्ग्लोमरेट है. अगेन कंपनी जो है, वैसे तो मैंने ये मेंशन किया था कि जितने सिक्लिकल स्टॉक्स होते हैं वो मेरे फेवरेट होते हैं, लेकिन लकी सीमेंट में जितनी भी बाकी बिजनेसेस हैं वो भी सिक्लिकल्स हैं. तो इसका मतलब ये है कि जो हालात बेहतर होंगे, बाकी बिजनेसेस के अच्छे रहेंगे, तो उसका इम्पैक्ट भी लकी सीमेंट के ऊपर बहुत जबरदस्त आएगा. चलें, ग्रेट. अच्छा, ये जो 2 स्टॉक्स अभी शेयर किए गए, PSO, लकी, दोनों शरिया कंप्लायंस स्टॉक्स हैं. अब जो तीसरा मैं कर रहा हूँ ये 30 ईयर स्टॉक है, और ये आपका क्या कहते हैं, शरिया नहीं है, तो देख के इसमें काम कीजिएगा. यहाँ पे GCIL है. ये सिंपल हायर हाइज एंड हायर लोज लगा रहा है. दो इसने एक बेयरिश डाइवर्जेंस बनाई थी, लेकिन वो यहाँ पे आके एक हिडन डाइवर्जेंस की वजह से सिंक हो गई है. ये एक अच्छा साइन होता है. और इसके बाद ये हाई एंड लो पे फर्स्ट ग्रीन कैंडल भी आ गई. इसका ये मतलब है कि आपका स्टॉप लॉस डिफाइन हो गया 13.64 के करीब. सो आप इसको भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आराम से 17.1 और फिर उसके बाद 18.75 को जाए. वंस अगेन, अगर ये इसका हाई भी है, कभी सिंगल टॉप नहीं होता, एक दफ़ा स्टॉक ज़रूर बाउंस करता है लोअर हाई के लिए. सो इसमें आप बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं. अमार, GCIL, ये हमने GGL को डिस्कस किया हुआ है लास्ट टाइम. GCIL के बारे में कुछ फंडामेंटल्स, इसकी काफ़ी मटेरियल इंफॉर्मेशंस भी आ रही हैं. जी, बेसिकली ओवरऑल ये काफ़ी ब्रोकर्स की पिक्स भी है, पिक भी बन गई हुई है GCIL. ये भी फंडामेंटली काफ़ी ठीक आगे जाके होगा. और जो अगेन जो आपने रिकमेंड किया था GGL के हिसाब से, मेरे ख्याल से काफ़ी वो होल्डिंग कंपनी है, और उसमें GCIL का जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उसमें मौजूद है. दूसरी बात ये कि एक्सपेंशन वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं केमिकल्स की तरफ. और अगेन केमिकल जितनी इंडस्ट्री होती है वो ज़्यादातर
इज मोर फोकस टुवर्ड जो इनके जो क्लाइंट्स होते हैं, अगर क्लाइंट से इनको ऑर्डर मुसलसल आता जाए तो इनके लिए काफी फायदा होता है, विच इज अगेन GCIL के ऊपर काफी इनको इंसेंटिव मौजूद है। सही अमार, मेरी यही तीन टॉपिक्स हैं और मुझे लगता है कि अगर इंडेक्स बढ़ता है और यहाँ से अच्छा बढ़ना शुरू होता है तो सेल ऑन स्ट्रेंथ थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग करते जाएं, ज़्यादातर आप कैश पे रहें। ये तीन पिक्स जो हैं इसमें भी 25%, 8% करके स्प्लिट करके बाइंग करें अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से और कैश पे रहें। अगर आपकी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 2100 इंडेक्स के ऊपर वो ब्रेक कर जाती है और मार्केट नीचे आती है तो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और करेक्शन हो। सो अभी एक एडवांटेज हम ये ले लेते हैं फ़ायदा कि हमारे पास बुल्स का वेट ज़्यादा था, बेयर्स का कम था। जब EMA 21 ब्रेक होगी तो बेयर्स के वेट ज़्यादा हो जाएंगे, फिर फ़ौरन से फिर फ्लिप करना है पोजीशंस को और फिर कैश पे आना है। और आसान लफ्ज़ों में जो जो स्टॉक्स आपने स्टॉप लॉस के साथ लिए हुए हैं अभी तक, अब जितनी हमारी रिकमेंडेशंस हैं उस पर स्टॉप लॉस नहीं हिट हुए। अगर आप हो रहे हैं स्टॉप लॉस हिट करा दें, कैश पे आ जाए, इसमें कोई बुराई नहीं होती। सो ये सजेशंस थी, ये वो था टॉपिक्स थी इस हफ्ते की। इसके बाद अब आ जाते हैं ग्लोबल मार्केट्स में। सबसे पहले क्रिप्टो की बात कर लेते हैं, BTC USDT। जैसे हमारी मार्केट में जनवरी इतना अच्छा बुलिश नहीं रहा, इसी तरह इंटरनेशनल मार्केट में भी अभी तक हमें करेक्शंस देखने को मिल रही हैं। और लास्ट वीक मैंने बता दिया था कि फर्स्ट डे ऑफ जैन उन मार्केट्स में कुछ अच्छा साइन नहीं आया। ये बहुत रेयर होता है कि नया साल शुरू हुआ है और अभी तक जनवरी आपका इतना अच्छा नहीं हुआ। BTC USDT को देख लेते हैं, उसमें भी क्रिप्टो भी स्ट्रगल कर रही है, इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया इसने। जैसे हमने पहले कहा था कि हमारे 108 के टारगेट्स के बाद ये साइडवेज हो जाएगा और हो जाना चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है। फिलहाल इसके ऊपर एक बुलिश डाइवर्जेंस आई है इस रेंज के ऊपर, सो ये भी अच्छा साइन हो सकता है। अगर यहाँ पे करंट प्राइस पे लेट्स से आज 94,800 चल रहे हैं, 94,200 पे बाय करते हैं, सो 89,900 इस रेंज के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये 100,000 और उसके बाद 105 रिस्क रिवॉर्ड 11 और 12 रख के आप ट्रेड्स कर सकते हैं इसके ऊपर BTC। सो BTC की रेंज को आप प्ले कर सकते हैं बाय लिमिट ऑर्डर्स के थ्रू, ये एक वो हो सकता है। फिर उसके बाद क्रिप्टो में इथेरियम हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि इसको यहाँ पे 10-15 दिन और मज़ीद गुजारने चाहिए और अब 10-15 दिन गुजारने के बाद जब ये 35-50 को ब्रेक करे तो फिर बाय करना चाहिए। अभी जिसने 35-50 के ब्रेकआउट्स पे बाय किया है, सो अच्छी बाइंग है, परेशान नहीं होना, ये बढ़ जाएगा यहाँ से। इसको थोड़ा सा कंसोलिडेट साइडवेज और होने दे मेरे ख्याल में। ट्रम्प के आने पे 21 जनवरी जब भी उसने ओथ लेना है उसके बाद मुझे लगता है कि मार्केट प्रॉपर डायरेक्शन लेगी, उससे पहले ये काफ़ी हद तक चीज़ें जो आपकी साइडवेज रह सकती हैं। फिर क्रिप्टो में आपका एक और ऑल्ट में आ जाते हैं पॉन्ड USDT। ये प्रॉपर प्रोमिनेंट हायर हाइज एंड हाई लोज लगा ले डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, ये कहीं नीचे आता है, ट्रेंड लाइन को टेस्ट करता है 0.019 को, तो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बढ़ जाए और 0.025 और उसके बाद 0.27 को जाके टेस्ट कर सकते हैं। तो इस पर नज़र रखें, कहीं नीचे मिलता है इसको बाय कर सकते हैं ऑल्ट्स में। फिर इसके अलावा हमने लास्ट टाइम फॉरेक्स में पाउंड USD को डिस्कस किया था और अमान ने भी कहा था कि फंडामेंटल्स के ऊपर डॉलर जो है वो बहुत बुलिश हो रहा है, तो हमने ये ऑप्ट किया था कि पाउंड USD को सेल ऑन स्ट्रेंथ करना है कि बढ़ता जाए आप बेचें और उसके बाद देखें। आई थिंक ट्यूसडे या वेडनेसडे को US डॉलर का डेटा आया, ISM नंबर्स बड़े स्ट्रॉन्ग थे फंडामेंटल्स के ऊपर जिस तरह अमान ने कहा और हमने टेक्निकल्स के ऊपर हाईलाइट किया, तो दोनों के कॉम्बो ने एक फिनोमिनल राइड दी है, बहुत ज़बरदस्त, तकरीबन 350 पिप्स की राइड थी ये। और जिसने भी ये ट्रेड पिक की होगी मज़े हो गए होंगे उसके। सेकेंडली अभी तक इस पे बुलिश डाइवर्जेंस है, आना शुरू हो गई है। सो अब इसका ट्रेड प्लान हम थोड़ा सा यूँ कर सकते हैं कि अगर ये लोअर हाई 1.23240 को अगर ब्रेक करता है, यहाँ पे बाय स्टॉप कहीं प्लेस होना चाहिए और फिर आप 1.23787 या 800 के करीब इसका एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये वहाँ पे इसकी टारगेट जाएं और SL आप इसका वो कर सकते हैं। अगेन एक बाउंस आएगा इसके ऊपर, फिर उसके बाद देखेंगे क्या हो सकता है। सो ओवरऑल अभी तक भी US डॉलर का जो आपका फंडामेंटल्स का डेटा है, जैसे ISM के नंबर्स थे अभी बड़े अच्छे आए, फिर उसके बाद फेड भी हॉकिश है। सो अभी तक डॉलर का सेम स्टांस है आपका कि फंडामेंटल्स के ऊपर स्ट्रांग है। और व्हाट अबाउट पाउंड, इस पे कोई चेंजेस आई हैं अभी तक?
अच्छा देखें, दोनों पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो पहली बात तो ये है कि जो फेड की जो पॉलिसी लास्ट टाइम गई थी वो एक्सट्रीम हॉकिश थी। और जब एक्सट्रीम हॉकिश आप बात करते हो तो वो नेक्स्ट पॉलिसी तक जब तक आपकी नहीं आती, जब तक नेक्स्ट जो आपकी मीटिंग आती है, तब तक उसका जो स्टांस होता है वो आपका बड़ा प्रॉपर बुलिश रहता है। अच्छा, अब यहाँ पे ये भी चीज मैं डिस्कस करता रहा हूँ, जो मेरे फॉरेक्स फंडामेंटल्स के जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनको साथ साथ बताता रहता हूँ कि डजंट हैव टू बी कि भाई अगर आपका वो बुलिश स्टांस है तो वो हर वीक वो बुलिश ही रहेगा, वो जिगजैग लेके चलेगा। अब जिगजैग में क्योंकि मैं 400 इंडिकेटर्स इसमें पढ़ाता हूँ, एक इकोनॉमी मैंने पूरा एक जो कंपाइल कर रहा था, तो हम उसमें ट्रैक कर रहे होते हैं हर वीक के अंदर कि ट्रैक से जो आपका चेंजेस आ रहे हैं नंबर्स, क्या वो चेंज तो नहीं आ रहा। तो अगर तो लेट्स सपोज वो एक हफ्ते के अंदर डॉलर के कोई एक वीक 2-3 पॉइंट्स आ जाएंगे तो वो थोड़ी सी करेक्शन ले सकता है, ठीक है। लेकिन जो हम आप जिस तरह से पढ़ाते हैं कि हायर हाइज या यहाँ पे लोअर हाइज या लोअर लोस है, वो मुझे लगता है कि बिल्कुल उस तरह से रहेंगे जब तक आपकी या तो नेक्स्ट पॉलिसी नहीं आती, या जब तक आपका ट्रम्प का ओथ आता है, जब तक वहां तक जो है मुझे लगता है डॉलर काफी ठीक ठाक बुलिश रहेगा। बिल्कुल सही है। सो खैर हम अभी तो फिलहाल अगेंस्ट द ट्रेंड रिवर्सल के लिए ट्रेड पिक कर रहे हैं कि बाय स्टॉप अगर ट्रिगर होता है तो एक शॉर्ट टर्म ट्रेड मिल जाए। ओवरऑल जाहिर है ये बेयरिश ट्रेंड में ही चल रहा है, एक बाउंस इस पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमार नैस्डैक 100 को डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट टाइम जो हमने किया था तकरीबन वही चल रहा है कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ये साइडवेज हुआ हुआ है और हमारा जो एसएल था वो 20,250 का था, हायर लो के करीब, और अभी तक ये साइडवेज है। और इसमें भी मेरे ख्याल में सिंपल स्टांस वही होना चाहिए कि जब तक आपका ये ओथ सेरेमनी नहीं हो जाती, ट्रम्प नहीं आ जाता, उस टाइम तक साइडवेज लग रहा है। और हायर लो जब तक इंटैक्ट है तो कीप इट वेरी सिंपल कि आपके हायर लो के नीचे एसएल है और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हमने जो जिसके टारगेट इस साल के निकाले में 24 समथिंग के, इसके ऊपर डिटेल से फिर बाद में बात करेंगे कभी। फ़िलहाल तो साइडवेज ही लग रहा है मेरे ख्याल में। अगर कोई यहाँ पे ट्रेड पिक भी कर रहा है तो विदाउट लेवरेज ट्रेड होनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा मार्जिन्स पे ना जाएं, फ्यूचर्स पे ना जाएं, अच्छी स्पॉट ट्रेडिंग करें जहाँ पे आपको विदाउट लेवरेज ट्रेड्स बन सकती हैं। हमारा आपका तो स्टांस सेम ही होगा। स्टॉक मार्केट को लेके आप थोड़े से नैस में बेरिश हैं और दूसरे जो आपका रसल है उस पर आप बुलिश हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। नैस्डैक से मैंने ये डिस्कस किया था कि जो आपका रियल जो इंटरेस्ट रेट है वो पिछले एक साल के अंदर आपके मिसाल से नीचे आते जा रहे हैं। यूएसए उसका इंटरेस्ट रेट अपने कम कर रहा है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो कंपनीज जो लोन लेके काम करती हैं वो काफी हद तक जो है वो परफॉर्म करेंगी, ठीक है। तो ये चीज को आपको जेहन में रखना चाहिए। जितनी टेक्नोलॉजी है कंपनीज है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा परफॉर्म कर चुकी हुई थी। 100% से ज्यादा आपने देखा है। इवन एनवीडिया देखें बहुत ही परफॉर्म कर चुका है, आपका एप्पल परफॉर्म कर चुका होता है। तो लोग वहां से क्या कर रहे हैं कि पैसा लेके जो है वो फिर छोटी कंपनी रसल 2000 के अंदर या आपका जो दूसरे S&P 500 है वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज और डिस्कस करना चाह रहा हूँ, मैं ये वो दैट इज कि आप जब ये कैपिटल मार्केट्स को देख रहे होते हैं तो जो चीज आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपने ये अंडरस्टैंड करो कि जितनी जो कंपनीज हैं किन कंपनीज को ज्यादा फायदा हो सकता है। लेट्स सपोज जैसे अभी रिसेंटली ट्रम्प ने अनाउंस किया कि जी मैं टैरिफ लगा रहा हूँ, कनाडा के ऊपर मैं टैरिफ लगाऊंगा या आपके मैक्सिको के ऊपर टैरिफ लगाऊंगा। तो उससे हुआ ये कि आपके जितने भी मैक्सिको जो एक के जो इक्विटी के जितने स्टॉक्स हैं वो सारे नीचे गिर गए, और यूएसए के जो है जो मैन्युफैक्चरिंग वाली साइड पे थे वो काफी हद तक ऊपर गए। तो इसमें क्या हो सकता है कि जैसे टैरिफ जो है डिफरेंट सेक्टर्स पे लगाया जा रहा है, तो आप देखोगे ऑटो सेक्टर जो है वो चाइना वाली साइड पे जितने भी स्टॉक्स हैं वो थोड़े से नीचे आए, और आपके जो टेस्ला जैसे शेयर्स है वो और जो बाकी ऑटो है वो तो इसे ऊपर जाए। तो हमेशा ये चीज ध्यान में रखें, जो भी पॉलिसीज आ रही होती है उसका कोई ना कोई बेनिफिशियरी लाजमी होता है। सो वेयर देयर इज अ क्राइसिस देयर इज एन ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी एट सम प्लेस। तो टेस्ला का शेयर काफी ठीक ठाक ऊपर गया था, रैली किया था ट्रम्प के आने के बाद, और पता था कि पॉलिसीज जो है वो ट्रम्प जो है वो किसी तरीके से टैरिफ्स वगैरह लगाता है। सिमिलरली जो कनाडा के ऊपर जहां पे भी टैरिफ्स लगाई जा रहे हैं वो वहां पे देखें कौन से एक्सेस सेक्टर हैं जो कि आपके पास ये यूएसए के अंदर बेनिफिट उठा सकते हैं, वहां पे अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। चलें, ग्रेट अमान। इसके बाद गोल्ड को डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट टाइम मैंने ये कहा था कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गोल्ड बढ़ेगा और उसके बाद उसने बढ़ना शुरू कर दिया है, और हमारी एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि ये 2735 या अपने हाइस को जाके
टेस्ट करे एक दफ़ा फिर से 2780, लॉन्ग रन में 3200 का है जो लास्ट वीक हमने एनालिसिस किया था। अब ऐसा करना ये है कि आपके, ये तो मैं डेली टाइम फ्रेम के टारगेट्स बता रहा हूँ, सो आप शॉर्टर टाइम फ्रेम्स पे जब आप आते हैं तो हमेशा आप गोल्ड को फ़िलहाल बाय ऑन डिप या आप बुलिश सेटअप्स ढूंढें, चाहे आप 5 मिनट को ट्रेड करते हैं, 15 मिनट के ट्रेडर हैं या 1 आवर के टाइम फ्रेम्स को ट्रेड करते हैं, तो ऐसे बुलिश सेटअप्स ढूंढें जिस पे आपकी बाइंग नज़र आती हो, पोटेंशियल बाय सेटअप्स हो। सही है। सो अभी मैं फ़िलहाल इस टाइम सेटअप नहीं बता रहा, यहाँ पे एक बेयरिश डाइवर्जेंस आई हुई है, तो हो सकता है थोड़ा सा फिर नीचे आए, करेक्ट हो 2640 के करीब, फिर दोबारा बढ़ना शुरू हो। सो वो आप खुद से एनालिसिस करके इसको देख लीजिएगा। ओवरऑल लॉन्ग रन में ये बुलिश ही है। अच्छा, बाकी मैंने आप लोगों से ये कहा था कि इस वीक हम क्रिप्टो के एनालिसिस करेंगे डिटेल से 2025 के, और मेरी 2025 की क्रिप्टो की टॉप पिक कौन सी होंगी वो करेंगे। वो फ़िलहाल मैं नहीं कर रहा, उसकी रीज़न ये है कि अभी थोड़ी सी साइडवेज है क्रिप्टो, तो अगर मैं आप लोगों को स्टॉक कोई भी कॉइन्स रिकमेंड करता हूँ, आप फ़ौरन जाके ख़रीद लेंगे। हफ्ते 2 हफ्ते के बाद वो 10% 15% नीचे आए तो आप वैसे ही पैनिक करेंगे जैसे आप अभी PSX में कर रहे हैं। सो मेरे ख्याल में जब भी उन मार्केट में अगेन एक अच्छा सा बुलिश ट्रेंड चल रहा होगा, मैं फिर उसी तरह टाइमली आके बता दूंगा इन स्टॉक्स में इन कॉइन्स में जाके इन्वेस्ट कर दें। सो अभी बताना मेरे ख्याल में यूजलेस है। आप लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं तो फिर थोड़ा सा ड्रॉ डाउन आता है, लॉस में आता है तो आप लोग पैनिक कर जाते हैं। तो मेरे ख्याल में मुझे आप लोगों के सेंटिमेंट्स को समझना पड़ेगा। सो आप टाइमली कॉल देंगे। अभी मैं फिर फ़िलहाल उसको अभी नहीं डिस्कस करते। हो सकता है कि लास्ट वीक ऑफ जैन करें। यहाँ से मैं हिंट दे दूँ कि हमेशा आपकी जो हाल्विंग ईयर होता है उससे पहले 1 साल का जो होता है उसमें पुल बैक्स आती हैं जनवरी की मंथ में। सो हमें नज़र भी आ रहा है इस टाइम क्रिप्टो में। उसके बाद ये रैली करता है अप्रैल तक। सो आगे क्रिप्टो के जो 3 मंथ्स हैं, फेब, मार्च, अप्रैल, वो अच्छे बुलिश होंगे। सो अभी टाइम है, 1-2 हफ्ते हैं मेरे ख्याल में, तो 1-2 हफ्ते वेट कर लें। उसके बाद फिर कुछ रिकमेंड करूँगा जिसमें आप अच्छा पोर्टफोलियो बना के उसमें भी रिटर्न्स ले सकते हैं। ये बेसिकली उनके लिए जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो फॉलोवर्स हैं, जो हमें बाहर से देख रहे होते हैं, जो लीगली क्रिप्टो में जाके इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, उनके लिए है। सो ये है अमार मेरी तरफ से। बाकी मेरे ख्याल में रैप अप करते हैं, आज काफ़ी लंबा सेशन हो गया। चलें फिर रैप अप करते हैं। सो अगेन वेरी गुड सेशन। काफ़ी ज़्यादा हमने चीज़ों को डिटेल में कवर किया। जहाँ पे आप लोग रैली को एंजॉय करते हैं वहाँ पे अगेन करेक्शंस भी आती हैं। दिस इज़ द पार्ट ऑफ एवरी कैपिटल मार्केट। हर जगह ऐसे ही होता है। थोड़ा बहुत जैसे रैली ऊपर करते हैं, करेक्शन जो है वो बहुत हेल्दी होता है स्टॉक मार्केट के लिए, कैपिटल मार्केट्स के लिए, क्योंकि उससे होता ही है कि जैसे ही मार्केट नीचे आते हैं अगेन थोड़ा सा जो लोग जो होल्ड करके बैठे होते हैं, जिन्होंने पैसे रखा होता है, वो वेट कर रहे होते हैं थोड़ी सी करेक्शन आए तो हम दोबारा से पैसे डालेंगे। और उम्मीद है कि दोबारा से अगेन मार्केट, हमारी मैक्रो इकोनॉमी जो है वो इंटैक्ट है। काफ़ी हालात हमारे अल्लाह का शुक्र अच्छे हैं और इंशाल्लाह आगे भी अच्छे रहेंगे और आपको नजर आएगा कि कैपिटल मार्केट दोबारा इंशाल्लाह रिकवर करती है। चलें नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। मेरी तरफ से, फराज भाई की तरफ से, समा की तरफ से, अल्लाह हाफिज़। सी यू गाइस नेक्स्ट वीक।